हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डिफेंस वाला। माय नेम इज़ दानिश जफ़र और आज आप मेरे साथ हैं PYQ डिटेल्ड सोल्यूशन में, जहां मैं आपको सोल्यूशन दूंगा CDS पेपर का ईयर 2023 एंड टर्म 2। तो गाइस ये पेपर आप देखेंगे कि 24 वाले जो पेपर थे उससे थोड़ा सा आसान मिलेगा, थोड़ा सा कम आपको रीडिंग बेस मिलेगा। ग्रामर और वोकैबुलरी के क्वेश्चंस इसमें बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आपने अगर पिछले पेपर देखे होंगे तो उसके कंपैरिजन में कहीं ना कहीं आपको आसान दिखने वाला है। तो स्टार्टिंग हुई है आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच से ना। वर्ड आपको दिया हुआ है अंडरलाइन, आपको उसका पार्ट ऑफ स्पीच बताना है। तो ये बड़ा आसान था। देखिए, आर्टिस्ट हो गया सब्जेक्ट, तो ये हुआ वर्ब। हर सेंटेंस में दो चीज़ें तो होती हैं, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, वर्ब। डी इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही आसान है। प्रांस्ड सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है ना, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुट द फोक एंड नाइफ इन। अब इन हम सब जानते हैं प्रेपोजिशन होता है, इसमें तो कोई गलती बच्चा कर ही नहीं सकता था। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं वो देखते ही खत्म हो जाते हैं, है ना। शी केम अप स्लोली, कितना आसान क्वेश्चन है। अब देखिए, केम हुआ हमारा वर्ब, तो जो वर्ब को मॉडिफाई करता है वो क्या हो जाता है, एडवर्ब। तो कहानी खत्म। बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये पेपर के सबसे आसान क्वेश्चंस होते हैं, ये आप कभी गलत नहीं करिएगा। इसको गहराई से जानने के लिए आप मेरा विक्रांत बैच देख सकते हैं, या फिर आप देख सकते हैं विराट बैच से भी। ओह नो, ओफो, शिट, क्रैप, अलास, ये सारे के सारे क्या होते हैं, इंटरजेक्शन होते हैं ना। तो डी इज द करेक्ट आंसर, है ना। ये मार्क ही एक्सक्लेमेटरी मार्क इंटरजेक्शन में ही लगता है। दे प्रोनाउन होता है, सब जानते हैं, बिना ऑप्शन के भी बताया जा सकता है ये। तो सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। द सन शोन थ्रू द डल ग्रे क्लाउड्स। तो क्लाउड्स हो गया नाउन, प्लूरल है, नाउन हो गया। अब क्लाउड्स की दो क्वालिटीज हैं, एक तो ग्रे है, तो ये एडजेक्टिव हो गया, क्वालिटी बता रहा है नाउन की, और साथ ही साथ डल भी है, तो ये भी क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि क्वालिटी बता रहा है किसकी, इस नाउन की। तो एडजेक्टिव डी इज द करेक्ट आंसर। इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल इज प्रिसाइडिंग ओवर द मीटिंग। तो अब यहां पे ओवर क्या हो जाएगा, देखिए ओवर क्या हो जाएगा, प्रेपोजिशन हो जाएगा, है ना। ओवर, अबाउट, इनटू, इन, ऑन, सारे प्रेपोजिशन होते हैं। डी इज द करेक्ट आंसर। द मशीन्स, कैश मशीन्स परमिट। तो अगेन वर्ब हो गया, क्योंकि ये हो गया आपका सब्जेक्ट जो है नाउन, तो ये क्या हो जाएगा, वर्ब। कितना आसान, एकदम आसान क्वेश्चन। ए इज द करेक्ट आंसर। द नॉवेल इज लूजली बेस्ड। अब हम बेस्ड हम सब जानते हैं, बेस्ड हो गया वर्ब। तो जो भी वर्ब के बारे में कुछ भी बताए, बेस्ड कैसा बेस्ड है, लूजली बेस्ड है, तो वो क्या हो जाता है, एडवर्ब हो जाता है। तो वर्ब के बारे में कुछ भी बताने वाला एडवर्ब, कहानी खत्म। सिंस चिल्ड्रन हैव सो मच होमवर्क टू डू देयर प्ले टाइम इज। अब देखो, इज यहाँ पे वर्ब है, तो अभी हमने सब्जेक्ट को देख के वर्ब लगाया था, अब हम वर्ब को देख के सब्जेक्ट लगा रहे हैं, तो ये नाउन हो जाएगा। एक तरीका और है इसे पहचानने का, देयर क्या है, एडजेक्टिव है। कौन सा वाला, पजेसिव एडजेक्टिव जिसे हम कहते हैं, देयर, हिज, हर कार, हिज हेयर। इसी तरीके से देयर प्ले टाइम, तो देयर पजेसिव एडजेक्टिव, और ये क्या हो जाएगा, नाउन। तो डी इज द करेक्ट आंसर। प्ले टाइम इज नाउन। चलो, फिल इन द ब्लैंक्स आ गए हैं। अब यहां पे थोड़ा मीनिंग निकालना पड़ेगा। अगर आप इसको मीनिंग नहीं निकाल पाएंगे, ये दोनों बेस्ड है, ये वोकैब एंड यूसेज। कुल मिला के आप कह सकते हैं ये थोड़े से रीडिंग बेस्ड क्वेश्चंस है। इसलिए मैं बार बार अपनी क्लास में कहता हूं, बच्चा रीडिंग करते रहो, रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अनदर वर्जन ऑफ द प्ले बेस्ड ऑन द टेक्स्ट वॉज री इनैक्टेड, कि एक और वर्जन था प्ले का जो टेक्स्ट पे बेस्ड था, उसे री इनैक्ट किया गया, दोबारा से प्ले कराया गया। ठीक है, प्ले में लाया गया सक्सेसफुली। कब, आफ्टर द प्रोसिक्यूशन एंड इवेंचुअल। अच्छा, प्ले की हमेशा स्क्रीनिंग होती है, हम जानते हैं, तो टॉपिक स्पेसिफिक वर्ड यहाँ पे आना था, डी, स्क्रीनिंग आनी थी, स्क्रीनिंग, इवेंचुअल स्क्रीनिंग। प्रोस्क्राइब का मतलब होता है बैनिंग, तो अगर बैनिंग कर दोगे तो सक्सेसफुली कैसे होगा, है ना, नहीं हो पाएगा। प्रोस्क्रिप्शन इसी का नाउन है, तो बैन हो जाएगा प्रोस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन वो जो डॉक्टर आपको देता है ना, रिटन,
रिटन जिसमें लिखा होता है कि ये दवाइयाँ खानी है, रिटन मेडिकेशन किसी चीज़ का, वो प्रिस्क्रिप्शन कहलाता है। तो एक ही आंसर यहाँ पे बचा आपका डी, स्क्रीनिंग। और वैसे भी प्ले की क्या होती है, स्क्रीनिंग। आपने देखा होगा स्क्रीन प्ले अवार्ड्स भी मिलते हैं। नेक्स्ट, रवि को याद है वो साल व्हेन देयर वाज अ फ्लड। तो फ्लड इज अ नाउन, हमें चाहिए यहाँ पे एडजेक्टिव। तो डिवास्टेटिंग, डिवास्टेटिंग मतलब जो बर्बाद करता हुआ हो, डिवास्टेटिंग मतलब डिस्ट्रक्टिंग। रेवेज का मतलब अपना आप में ही तबाही है, रेवेज, रियून, तबाही होता है। ये नाउन है, ये यहाँ पे नाउन नहीं आएगा, दो दो नाउन साथ में नहीं आएंगे, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। सेल्यूब्रस का मतलब होता है हेल्दी। अब यार एक बात बताओ, हेल्दी फ्लड हो सकती है, इसलिए ये गलत हुआ। एमिलियोरेटिव का मतलब होता है, एमिलियोरेट इज टू मेक बेटर, एमिलियोरेट इज टू मेक बेटर। तो बेहतर फ्लड, बेहतर बनाने वाला फ्लड, ऐसा भी कोई सेंस नहीं आ सकता, इसलिए आंसर डी हो जाएगा। ओ सॉरी, बी, डिवास्टेटिंग, बी। डेविस इज नॉट श्योर वेदर ही शुड डैश। अब देखो क्योंकि ये शुड है और मॉडल है, तो मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये सेकंड थर्ड फॉर्म है, नहीं हो सकता। ये सिंगुलर फॉर्म है, ये भी नहीं हो सकता। तो ही शुड स्टे द फॉरेस्ट नहीं हो सकता, स्टे एट ऐसा कुछ होता तो हम सोच सकते थे, तो ये भी गलत हो गया। तो एक ही बचा लीव, लीव फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ही है और यहाँ पे जा भी रही है, लीव द फॉरेस्ट गेस्ट आफ्टर डार्क, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। मीनिंग भी सही दे रहा है, ग्रामर के हिसाब से भी सही है। एलिमिनेशन बेस्ट टेक्निक है क्वेश्चंस को करने के लिए। 14, दे डैश एज रिस्पॉन्सिबल पीपल, दे डैश, तो दे के साथ बिहेव्स नहीं आ सकता क्योंकि दे प्लूरल है, ठीक है। दे बिलीफ नहीं आ सकता क्योंकि बिलीफ नाउन है, तो ये दोनों एलिमिनेट हो गए। दे बिहेविंग, सीधे आईएनजी फॉर्म लगती है कभी, दे बिहेविंग कुछ होता है, नहीं हो सकता, तो दे बिहेव्ड हो जाएगा। बी इज द करेक्ट आंसर, दे बिहेव्ड एज रिस्पॉन्सिबल पीपल, और कुछ नहीं आ सकता। एलिमिनेशन से करिए, सब आसान। क्रिमिनल लॉ हैज टेकन लॉन्ग, तो हैज टेकन लॉन्ग स्टैंड इन फैसिलिटेटिंग अक्रॉस द एक्सेस, इन फैसिलिटेटिंग एक्सेस टू जस्टिस। तो अलोंग अ साइड का मतलब होता है एक साइड में हो जाना, तो इससे कोई मतलब नहीं है। लॉन्ग वॉक भी नहीं होगा, है ना। लॉन्ग स्ट्राइड्स होगा, स्ट्राइड्स का मतलब होता है कदम, स्टेप्स, और यही यहाँ पे सबसे बढ़िया आ रहा है, ना कि स्टैंड, ठीक है। तो लॉन्ग स्टैंड नहीं लिया उसने, लंबा खड़ा नहीं हुआ है वहाँ पे, लंबे कदम लिए हैं फैसिलिटेट करने के लिए एक्सेस टू जस्टिस, कि जस्टिस सब लोगों तक पहुंचे, खासतौर से औरतों के लिए, बाय मेकिंग वेरियस प्रोविजंस, अलग अलग प्रोविजंस बना के, ठीक है, अलग अलग तरीके बना के। तो बी इज द करेक्ट आंसर। मैनी लॉज हैव बीन मेड टू डील विद द प्रॉब्लम्स ऑफ क्रिमिनल्स। क्रिमिनल्स की प्रॉब्लम्स को थोड़ी देखना है, क्रिमिनल्स को तो प्रॉब्लम देना है, तो सी इज नॉट करेक्ट। टू द प्रॉब्लम्स ऑफ डिफिकल्टीज अगेंस्ट वुमेन, तो डिफिकल्टीज से कोई मतलब नहीं है। ये क्या है, ऑफेंसेस, ऑफेंसेस का मतलब होता है क्राइम्स। अब अगर आप कहेंगे विद द प्रॉब्लम्स ऑफ टेरर अगेंस्ट वुमेन, तो टेरर नहीं है, ऑफेंसेस है, क्राइम्स है उनके अगेंस्ट, तो आंसर हो जाएगा ए, है ना। नॉट टेरर बट ऑफेंसेस मतलब क्राइम्स। A person purchasing goods and services for commercial purposes will also not come under the, अब ये एक ईडियम है, अंडर द परव्यू ऑफ डी, ये क्या है, ये एक ईडियम है। अंडर द परव्यू ऑफ क्या है, ये एक ईडियम है। इसका मतलब क्या होता है कि अंडर द अम्ब्रेला ऑफ या अंडर द गाइडेंस ऑफ, मतलब किसी की छांव में, किसी की छत्र छांव में, है ना, के कमर्शियल विल अंडर नॉट कम अंडर द परव्यू ऑफ दिस एक्ट, के इस एक्ट के जो भी परव्यू है, रेंज आप कह सकते हैं ना, जिसका मतलब होता है रेंज, अंडर द रेंज ऑफ, ठीक है। तो ये यहाँ पे परव्यू आएगा और कुछ नहीं आ सकता, ये ईडियम है, ये फिक्स है, ये ऐसे ही यूज होता है। नेक्स्ट, द एमरजेंस ऑफ अ सोवरेन इंडियन नेशन वॉस, अच्छा, डैश ऑन द, तो प्रीमाइस, प्रीमाइस का मतलब है बेस्ड या फिर बिल्ट, बनाया गया, बिल्ट ऑन द नोशन, नोशन का मतलब होता है बिलीव, बिल्ड, ना कि उसे प्रॉमिस किया गया, बनाया गया,
डिपेंड भी नहीं है, डिपेंड नहीं करता उस पर, उसको बनाया गया, उस पर रखा गया है। प्रीमाइज्ड मतलब बनाया गया है, तो लुक्ड भी गलत है, सिर्फ एक ही यहाँ पे आ सकता है प्रीमाइज्ड, कि वो बेस्ड है, उसको बनाया गया, उसकी फाउंडेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मणिपुर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीस ऑफ लिटरेरी वर्क दैट कंटिन्यूज टू डैश अ सेंस ऑफ पैट्रियोटिज्म दैट इंस्टिल, इंस्टिल का मतलब है जो सिखाता है, डालता है, इनकलकेट करना किसी के अंदर, इम्बाइब करना, डालना, है ना। इंस्टॉल्स तो वो जो आप क्या करते हैं, जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, तो डाउनलोड जैसा सेंस आता है इसका, तो ये भी नहीं होगा, ये उसी की फॉर्म है, ये भी उसी की फॉर्म है, तो सिर्फ एक ही है इंस्टिल। इंस्टिल का मतलब है इंस्टिल अ सेंस ऑफ, इंस्टिल का मतलब है डालता है उसके अंदर, इनकलकेट करता है, सिखाता है एक सेंस ऑफ पैट्रियोटिज्म, ठीक है, देशभक्ति का सेंस। Women's autobiographies in the post-independence period can be seen as अब ये नहीं हो सकता, subsistence, subsistence का मतलब होता है enough food for survival। जैसे मैं कहूं I have subsistence for 3 days only, मेरे पास सिर्फ 3 दिन का खाना पानी है, ये मतलब होता है सबसिस्टेंस का। तो यहाँ पे एविडेंस है, एविडेंस का मतलब क्या होता है, प्रूफ। तो कह रहा है कि वुमेन ने जो ऑटोबायोग्राफी लिखी है इंडिपेंडेंस से पहले, वो इस बात इसमें देखा जा सकता है कि वो एक सबूत है, उनका लिटरेरी इंटरेस्ट था, वो लिख रही थी ना। इंसिस्टेंस का मतलब होता है परसिस्टेंस, लगे रहना किसी चीज पे, और डिपेंडेंस तो आप जानते हैं कि डिपेंड नहीं थी लिटरली इंटरेस्ट पे, डिपेंड थोड़ी थी, उनको इंटरेस्ट दिखा रही थी, शो कर रही थी, ये इस चीज का प्रूफ है। सी इज द करेक्ट आंसर। लो भाई, ये आ गए तुम्हारे पैराजम्बल्स, तो फटाफट इसको हम करेंगे पैराजम्बल्स को। देखो भाई, इसका आंसर हो जाएगा सी। कैसे होगा यहाँ पे स्टार्टिंग सिर्फ क्यू से हो सकती है। कैसे कह रहा है, जैसे अब देखो वॉज ग्रेजुअली एनगल्फिंग, तो पी से तो स्टार्टिंग, वॉज से तो स्टार्टिंग होगी नहीं। अब उसने पढ़ा वन कुड नॉट ओवरलुक डिमिनिशिंग रिलीजियोसिटी विच, अब यहां से भी स्टार्टिंग हो सकती थी, तो इन दोनों को हम क्यू को रोक के रखेंगे। आर विच प्लेस, अब हमें मिल गया वन कुड नॉट ओवरलुक, है ना, कि कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता कम होती हुई रिलीजियोसिटी, मतलब ईमानदारी या सच्चाई किसके अंदर, विच वॉज ग्रेजुअली, जो हल्के हल्के घेरे हुई थी, एनगल्फिंग, जो सोसाइटी को हल्के हल्के घेरी हुई थी, विद इट्स कॉनकमिटेंट, कॉनकमिटेंट का मतलब है अटेंडेंट, अटेंडेंट्स, है ना, कॉनकमिटेंट्स। तो यहां पे क्यू और पी आपको मैंडेटरी पेयर मिला, क्यू और पी आपको सिर्फ यहां मिलेगा, यहां भी मिलेगा, पर आर से स्टार्टिंग नहीं कर सकते, तो ये गया और आंसर सी हो गया। अब इसका मीनिंग समझ लो, कह रहे हैं हम नजरअंदाज नहीं कर सकते वो सच्चाई या ईमानदारी जो हल्के हल्के सोसाइटी को घेरे हुई थी, ठीक है, अपने अटेंडेंट्स के साथ। अटेंडेंट इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन का मतलब क्या है कि उसके साथ कुछ चीजें और भी थी, इम्प्लीकेट हो रही थी आपके ऊपर, कुछ चीजें लागू हो रही थी। फॉर द स्टेज फ्रॉम द थर्ड डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, कहां से, स्टेज से आ रही थी, थिएटर से आ रही थी ना। कब, थर्ड डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी की जो तीसरी दसी थी, है ना, दसी थी, डेकेड मतलब 10 साल, और आर लास्ट में आ जाएगा। वाइल प्लेस विद माइथोलॉजिकल कंटेंट, है ना, और साथ साथ माइथोलॉजिकल कंटेंट भी दिखाया जाता था, कंटिन्यू टू बी इन वोग, और वो कहीं ना कहीं फैशन में आ गया था। वोग का मतलब क्या होता है, फैशन, तो आंसर हो जाएगा सी। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए ना सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप मीनिंग समझें, मीनिंग नहीं समझेंगे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। अगला देखिए, देखिए इसका भी आंसर हो जाएगा सी। कैसे, एस से स्टार्टिंग होगी, क्योंकि देखो डिपेंड प्राइवेट प्रॉपर्टी पी से स्टार्टिंग नहीं हो रही, है ना, बट से स्टार्टिंग वैसे भी नहीं होगी, दे भी नहीं रखी, दे रखी है, काट दो। अब एस से स्टार्टिंग होगी, तो कैपिटलिज्म फॉर इंस्टेंस मतलब फॉर एग्जांपल इज समटाइम्स ट्रीटेड नॉट मेरली एज इकोनॉमिक सिस्टम, कैपिटलिज्म को कभी कभी सिर्फ इकोनॉमिक सिस्टम ही नहीं बट ऑल्सो, मैंडेटरी पेयर मिल गया,
बट ऑल्सो एज एन आइडियोलॉजी इन इट्स ओन राइट। एक ये सोच भी है, सिस्टम ही नहीं है, एक सोच भी है, स्पेसिफिकली वन दैट कैसा, दैट डिपेंड्स, दैट डिफेंड्स, जो प्रोटेक्ट करता है किसको, प्राइवेट प्रॉपर्टी को, एम्फेसाइज करती है क्वालिटीज ऑफ कंपटीशन को, जो क्वालिटीज होती हैं कंपटीशन की, और लास्ट में और सजेस्ट करता है जनरल प्रॉस्पेरिटी, कि लोग आगे बढ़े जिंदगी में और रिजल्ट फ्रॉम द परस्यूट ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट, है ना। तो आसान है, सी इज द करेक्ट आंसर। ये एक आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो भाई 23 का आंसर हो जाएगा ए, पी से स्टार्टिंग होगी, आप देखेंगे कह रहा है द क्वालिटी प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन, द इक्वालिटी प्रोविजंस, जो इक्वालिटी के लिए प्रोविजंस बना रखे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, वो कैसे हैं, वो है आर नॉट मेरली एंटी डिस्क्रिमिनेटरी, वो सिर्फ ऐसे नहीं है कि किसी में भेदभाव ना करे, बेस्ड ऑन द अजम्पशन ऑफ न्यूट्रलिटी, और ऐसे नहीं है सिर्फ न्यूट्रलिटी पे ही बेस्ड है, उसमें एक बात और है, वो एक बात कहां बताई गई है, तो देखो पी और आर मैंडेटरी हो गया, साथ में आ गया पी आर, ठीक है। अब आर और एस भी मैंडेटरी है, आर के साथ आ रहा है एस, न्यूट्रलिटी किसकी, ऑफ द स्टेट, के स्टेट न्यूट्रल है किसकी तरफ, सारे सिटीजन्स की तरफ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बराबर बराबर है, ये मतलब है, गरीब अमीर सब बराबर बराबर है, आर एस मैंडेटरी पेयर हो गया, और फिर लास्ट में आ गया क्यों, नॉर दे कन्फाइंड टू इंडिविजुअल्स, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो इंडिविजुअल्स तक है, एज बियरर ऑफ राइट्स, के इंडिविजुअल के पास ही राइट्स है, तो आंसर हो जाएगा ए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई 24 का आंसर हो जाएगा सी। तो आप एस से स्टार्टिंग करेंगे, पेंडेमिक ईयर जो था वो बड़ा चैलेंज था किसके लिए, फॉर द यूनिवर्सिटी के लिए, लेकिन हुआ क्या, बट इट टुक इट इन इट्स स्ट्राइड, तो इट किसके लिए आया, यूनिवर्सिटी के लिए आया है, तो एस और क्यू मैंडेटरी पेयर हो गए, इट टुक इट इन स्ट्राइड, उसने बड़े बढ़िया तरीके से उसे झेला, पुलिंग थ्रू इनफ, तो उसने क्या करा, बहुत सारी इनोवेशंस निकाली, नई नई चीजें करी, टू इंश्योर दैट क्या, दैट द लर्निंग टीचिंग प्रोसेस कंटिन्यूड सीमलेसली, कि टीचिंग प्रोसेस में, लर्निंग प्रोसेस में कोई कमी ना आ पाए, तो आर और पी भी मैंडेटरी पेयर हो गए, सारा दे रखा है यहीं पे, इसलिए आंसर हो जाएगा सी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ भाई, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। देखिए कैसे, स्टार्टिंग होगी क्यू से, क्यों कह रहा है द ड्रामेटिक परफॉर्मेंस, अब देखो प्रोस्क्राइब्ड एट, पी से स्टार्टिंग नहीं होगी, एस, एस क्या कह रहा है, इन दी बंगाली पब्लिक थिएटर ऑल्दो सम प्लेस कंटिन्यू टू बी, ये लग तो रहा है लेकिन फिर भी वी की स्टार्टिंग लग रही है, तो अभी हम इसे रोक के चलते हैं। लेकिन अगर आप क्यू से देखेंगे तो ड्रामेटिक परफॉर्मेंसेस एक्ट एक्टिवली मार्क द एंड ऑफ डायरेक्ट, डायरेक्ट क्या, डायरेक्ट के साथ डायरेक्ट प्रोस्क्राइब नहीं हो सकता, है ना, डायरेक्ट इन दी बंगाली भी नहीं हो सकता, तो डायरेक्ट के साथ सिर्फ एक ही चीज आ रही है, ये डायरेक्ट पॉलिटिकल एक्टिविज्म, ठीक है, तो उसने किस किस चीज को एंड कर दिया, पॉलिटिकल एक्टिविज्म को एंड कर दिया डायरेक्ट, व्हाट लिटिल हैड बीन डेमोन्स्ट्रेटेड, जो देखा जा सकता था, कहां, तो क्यू आर मैंडेटरी पेयर हुए, क्यू आर यहां रहे, और कहीं भी नहीं है क्यू आर, इसलिए भी आंसर हो जाएगा। अब ऐसा आया है ना, जो डेमोन्स्ट्रेट, जो देखा जा सकता था बंगाली पब्लिक थिएटर में, हालांकि सम प्लेस कंटिन्यू टू बी प्रोस्क्राइब्ड, अभी मैंने बताया था प्रोस्क्राइब का मतलब होता है बैन, तो कुछ प्लेस जो थे वो प्रोस्क्राइब कर दिए गए थे, है ना, अगर थोड़ा से भी उसके अंदर सेडिशन दिखता था, देशद्रोह दिखता था, तो उन्हें बैन कर दिया जाता था, तो आप देखेंगे एस और पी भी मैंडेटरी पेयर है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि मेन प्रॉब्लम आपकी वोकैबलरी भी है, अगर आपने वोकैब रजिस्टर नहीं बनाया है तो इस तरह के क्वेश्चन आपको परेशान करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो ये कह रहा है सिस्टम्स आर डोमिनेटेड, तो भैया कौन से सिस्टम्स, मल्टी पार्टी सिस्टम्स, और तो कुछ नहीं आएगा मल्टी पार्टी के बाद, तो मॉडरेशन एंड कॉम्प्राइज में मीन दैट मल्टी पार्टी सिस्टम आर सो डोमिनेटेड बाय द पॉलिटिकल सेंटर दैट दे, अब ये बात की बात है कि क्या आएगा यहाँ पे, पी और एस हमें मैंडेटरी पेयर मिल गया, अब पी और एस यहां नहीं है, पी और एस यहां है, रोक के चलेंगे, यहां नहीं है, यहां भी नहीं है, तो क्वेश्चन खत्म हो गया, बी आंसर हो गया। जरा लगा के देख लेते हैं, क्यू से स्टार्टिंग कर लो, क्यू कह रहा है फाइनल प्रॉब्लम इज दैट, कह रहा है फाइनल प्रॉब्लम ये है दैट द टेंडेंसी टूवर्ड्स, किस चीज की तरफ, टूवर्ड्स मॉडरेशन, है ना, एंड कॉम्प्रोमाइज, की जो हमारी
टेंडेंसी है कि आप मॉडरेट रहें और कॉम्प्रोमाइज करके रह लें। इसका मतलब ये है कि जो मल्टी पार्टी सिस्टम है वो इतना डोमिनेटेड है बाय द पॉलिटिकल सेंटर तो इतना डोमिनेटेड है दैट दे आर अनएबल टू ऑफर क्लियर आइडियोलॉजी, कि वो क्लियर आइडियोलॉजी दे ही नहीं पा रहे। ठीक है, आंसर हो गया अभी। तो मैंडेटरी पेयर से ही निकल आया ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27, आंसर हो जाएगा इसका डी। आइए देखते हैं कैसे। इवन आफ्टर एन ऑफेंस हैज बीन कमिटेड, स्टार्टिंग नहीं हो सकती है इससे, इवन आफ्टर, है ना, अजीब लग रहा है तो इसलिए भी आप तीनों काट सकते थे, लेकिन बड़ा इजी हो जाता। ठीक है, उसके बाद आपने अगर एस से स्टार्टिंग करी तो यहाँ से बिल्कुल सही स्टार्टिंग जा रही है कि जो क्रिमिनल जस्टिस है, क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन विद ऑल इट्स फेवरेबल। अब फेवरेबल क्या हो सकते हैं उसके? फेवरेबल ऑफ रूल्स तो नहीं हो सकता, तो फेवरेबल प्रोविजंस हो सकते हैं ना, जो उसने बना के रखे हैं प्रोविजंस। तो एस और क्यू मैंडेटरी पेयर हो गया, है ना। एस क्यू तुम्हें कहीं मिलेगा ही नहीं, सिर्फ यहां मिलेगा और यहां मिलेगा, तो एक एलिमिनेट हो गया। अभी भी हमें डाउट है कि पी स्टार्टिंग होगी या नहीं। ठीक है, फॉर वुमेन, है ना, स्टिल इज डिपेंडेंट ऑन दी ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस किसकी? ऑब्जर्वेशंस ऑफ रूल्स, कि जो रूल्स बनाए गए हैं उनका प्रोसीजर, उनका एविडेंस, इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज कैसा कर रही हैं, ये सारी चीजें। तो भैया क्यू और आर एक बार फिर से मैंडेटरी पेयर हुआ, तो क्यू आर मैंडेटरी पेयर हुआ, क्यू आर यहाँ पे, आंसर डी हो गया। ठीक है, और लास्ट में कब? लास्ट में आ गया पी, और कहीं आप तभी नहीं है, इवन आफ्टर एन ऑफेंस हैज बीन कमिटेड, एक ऑफेंस हो गया उसके बाद भी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो भाई इसका आंसर हो जाएगा ए। कैसे? द थिएटर मैनेजमेंट एप्रिशिएटेड, थिएटर मैनेजमेंट ने तारीफ करी। किसकी तारीफ करी? द पॉपुलैरिटी ऑफ सच थीम्स। किसकी? पॉपुलैरिटी ऐसी थीम्स की। कैसी थीम्स की? एंड एम्फेसाइज स्टेजिंग प्ले विद सिमिलर। अब देखो यहां पे एक मैंडेटरी पेयर है, एंड एम्फेसाइज स्टेजिंग प्ले विद सिमिलर कंटेंट टू अर्न मोर रेवेन्यू। तो एस और पी सीधे सीधे मैंडेटरी पेयर दिख रहा है कि एम्फेसाइज किया स्टेज वाले प्लेस पे, स्टेज वाले प्ले की जाए ताकि सेम कंटेंट के साथ, ताकि और कमाई हो सके। एसपी साथ में आ गए, एसपी साहब सिर्फ यहाँ पे हैं, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, और उस बेसिस पे भी आप आंसर ए लगा सकते हैं। क्लियर? बहुत आसान क्वेश्चन है ये। अगला देखिए, अब इस बार के थोड़े डिफिकल्ट थे पर ये वाले काफी आसान है। तो भाई 29 का भी आंसर हो जाएगा डी। कैसे? आपने कहा द सुप्रीम कोर्ट इन इट्स मैजेस्टी। अब मैजेस्टी के बाद मैजेस्टी प्रोफाउंडली भी नहीं हो सकता, मैजेस्टी आर्टिकल 1 भी नहीं हो सकता, पर ये हो सकता है मैजेस्टी एंड मैग्नानिमिटी। तो पी और आर मैंडेटरी पेयर हो जाएंगे। यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, क्वेश्चन खत्म। एंड मैग्नानिमिटी हैज एक्सपाउंडेड, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी शान और मतलब बड़े दिल के साथ हैज एक्सपाउंडेड, क्या कर दिया है? हैज एक्सपाउंडेड प्रोफाउंडली द सीमैटिक स्वीप ऑफ आर्टिकल 21। तो किस चीज का स्वीप? किस चीज को हटाया? आर्टिकल 21 को, विच डील्स विद द राइट टू लिव। एस और क्यू साथ में आ गए, मैंडेटरी पेयर हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन था ना, अगर आप फ्लो के साथ जाएंगे तो भी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो भाई आंसर हो जाएगा इसका डी। कैसे? ऑफ पॉपुलर, तो भाई पी से तो स्टार्टिंग होगी नहीं। वन ऑफ दीज इज दैट इन फोकसिंग ऑन द लेजिटिमेसी ऑफ पॉलिटिकल। अब पॉलिटिकल ऑफ पॉपुलर नहीं हो सकता, तो क्यूपी भी नहीं हो सकते, है ना। और क्यू के साथ क्या जा सकता है? पॉलिटिकल इन विच भी नहीं हो सकता, पॉलिटिकल रिजाइम हो सकता है। तो क्यू और एस मुझे चाहिए, तो क्यू और एस यहां नहीं है, यहां भी नहीं है, इसलिए यही आंसर हो जाएगा ना, पी लास्ट में आ जाएगा। जरा लगा के देखते हैं, क्यू से देखते हैं। वन ऑफ दिस इज दैट इन फोकसिंग ऑन द लेजिटिमेसी ऑफ पॉलिटिकल रिजाइम। रिजाइम का मतलब क्या होता है? सिस्टम, ठीक है, या शासन या सिस्टम ऑफ रूल टेल्स अस लिटिल अबाउट द सर्कमस्टेंसेस। बहुत थोड़ा सा हमें बताते हैं सर्कमस्टेंसेस के बारे में। कौन से सर्कमस्टेंसेस? इन विच, जिसमें पॉलिटिकल अथॉरिटी को चैलेंज किया जाता है,
और उसका रिजल्ट क्या है, एज अ रिजल्ट ऑफ अनपॉपुलर पॉलिसीज, क्योंकि ऐसी पॉलिसीज लाई गई हैं जो पॉपुलर नहीं थी। डिसक्रेडिटेड लीडर, ऐसे लीडर जिनको कोई क्रेडिट नहीं देना चाहता, या फिर गवर्नमेंट ऐसी। तो डी इज द करेक्ट आंसर। आसान क्वेश्चन। लो भाई, ईडियम्स एंड फ्रेजेस आ गए। कैटल ऑफ फिश का मतलब होता है एक ऐसी, कैटल ऑफ फिश कभी तुमने सुना है? बहुत ही मुश्किल चीज। कैटल को, कैटल ऑफ टी तो हो सकता है, कैटल ऑफ मिल्क हो सकता है, पर कैटल ऑफ फिश का मतलब होता है कंप्लीटली डिफिकल्ट मैनर। और यहाँ पे ये कह भी रहा है कि भैया मैंने तो फिजिक्स और मैथमेटिक्स पढ़ी थी, अब मुझे इकोनॉमिक्स ऑफ लिटरेचर लेना, ऐसा है मेरे लिए कंप्लीटली डिफिकल्ट थिंग। तो सी इज द करेक्ट आंसर। सिटिंग ऑन द फेंस का मतलब है तुम दीवार पे बैठे हो, ना इधर जा पा रहे हो ना इधर जा पा रहे हो, कंफ्यूज बिटवीन टू थिंग्स, ठीक है। तो नॉट टेकिंग द रूल, नॉट टेकिंग अ डिसीजन, अनएबल टू टेकिंग द डिसीजन, ये हो सकता है। तो उसने क्रिटिसाइज किया पार्टिसिपेंट को, है ना, कि भाई तुम क्या कर रहे थे, एक तरफ बैठे हो, किसी साइड ही नहीं ले रहे हो। नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन फाइनलाइजिंग द रिपोर्ट, रिपोर्ट को फाइनलाइज में कॉन्ट्रीब्यूट तो करो, मतलब डिसीजन तो लो। नेक्स्ट, स्ट्रेन्ड एवरी नर्व, एक एक नस थका दी। स्ट्रेन का मतलब क्या होता है, थका देना, मतलब बड़ी मेहनत करी, ट्राइड हार्ड, उसने बड़ी मेहनत करी समझने के लिए। डिस्कोर्स ऑन पॉलिसी, तो आंसर ऑन फिलोसफी, ए इज द करेक्ट आंसर। When it comes to using technology, she is completely at sea. अब मान लो तुम उठे और तुमने देखा समुद्र में हो, सब तरफ पानी 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 पानी, तो क्या होगा, आदमी कंफ्यूज है, तो पूरी तरीके से कंफ्यूज्ड, तो बी इज द करेक्ट आंसर, कंफ्यूज्ड। एट सी मतलब कंफ्यूज्ड। ही इज नॉट अ ग्रेट स्कॉलर बट ही हैज द गिफ्ट ऑफ द गैप, मतलब जबान का बहुत तेज है। गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब होता है जो बकवास बहुत बढ़िया कर सकता हो, बकबक बहुत अच्छी कर सकता हो, पन जिसके पास बहुत बढ़िया हो, पंचेस बढ़िया मानता हो। गिफ्ट ऑफ द गैप मतलब एबिलिटी टू स्पीक कॉन्फिडेंटली। डी इज द करेक्ट आंसर। दिस कार बिलोंग्ड टू रवि बट रिसेंटली इट चेंज हैंड्स। अब कार के हाथ बदल दिए, इसका मतलब है कार पहले किसी और के हाथ में थी, अब किसी और के हाथ में। चेंज ऑफ ओनरशिप। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए अंग्रेजी में कुछ करना नहीं पड़ता, थोड़ा सा दिमाग लगा के ही आप इसे कर देंगे, हो जाएगा। तो चेंज ऑफ ओनरशिप। He turned down the new assignment. He felt that he already had too many irons in the fire का क्या मतलब हुआ कि भैया पहले ही बहुत सारी बेड़ियां, आयरन्स का मतलब क्या होता है, फेटर। तो कह रहा है पहले ही बहुत सारी बेड़ियां पड़ी हुई हैं आग में, ये और ले लूं, मतलब हैविंग मल्टीपल टास्क, मेरे पास ऑलरेडी बहुत चीजें हैं। जैसे तुम्हारे फ्रेंड ने कहा यार स्विमिंग स्टार्ट कर दे मेरे साथ सुबह सुबह, हमने कहा क्या क्या करूं, रनिंग भी कर रहा हूँ, अभी जिम भी कर रहा हूँ, पढ़ाई भी देखनी है, ट्यूशन भी देखने हैं, सब देखना है यार, नहीं हो पाएगा, समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इडियम्स एंड फ्रेजेस एक बार फिर से आपको देखने को मिले। समटाइम्स समथिंग शुड बी डन टू स्टॉप द ब्रेन ड्रेन। तो ब्रेन ड्रेन का मतलब होता है जब इंडिया से लोग बाहर चले जाते हैं अच्छी नौकरी की तलाश में, दैट इज कॉल्ड ब्रेन ड्रेन। तो मूवमेंट ऑफ प्रोफेशनल टू अनदर फॉर हायर स्टडीज, स्टडीज के लिए नहीं, फॉर बेटर प्रॉस्पेक्ट्स, है ना। यहाँ पे कह रहा है सिक्योरिटी, ये भी गलत है। एक्सकर्जन का मतलब होता है घूमने फिरने के लिए, जर्नी करने के लिए, तो ये भी गलत हो गया, सिर्फ बी आंसर होगा, क्योंकि वहां पे प्रॉस्पेक्ट मतलब फ्यूचर की बात हो रही। आई जस्ट नीड टू टेक रेस्ट एंड देन आई विल बी एज राइट एज रेन, मतलब मैं बिल्कुल फिट हो जाऊंगा। टू बी इन गुड मेंटल एंड फिजिकल स्टेट, ये मतलब होगा फिजिकली एक्टिव नहीं, मतलब एकदम मेंटल और फिजिकल स्टेट मेरी सही हो जाएगी, थोड़ा सा रेस्ट करने दो मुझे। ए इज द करेक्ट आंसर। इट्स ऑल ग्रीक टू मी, अरे कह रहा है ये तो सब मेरे लिए। ग्रीक का मतलब है तुम्हें जो समझ ना आए, ठीक है, मेरी समझ में नहीं आएगा। समथिंग विच आई डोंट अंडरस्टैंड, जैसे मेरा एक फ्रेंड है वो कभी कभी बात करता है किसकी, क्या होता है वो, क्वांटम फिजिक्स की। सो इट बिकम्स ऑल लैटिन एंड ग्रीक फॉर मी, मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड इट। नेक्स्ट, स्पॉटिंग एरर आएगा आपके फेवरेट। यू शुड रीड द न्यूज़पेपर रेगुलरली टू बी। अब देखो 8 यूनिवर्सल रूल में आपको पढ़ा है कि बी के बाद या तो आईएनजी फॉर्म या फिर थर्ड फॉर्म, वहीं से क्वेश्चन आ गया। अपडेट नहीं, अपडेटेड होगा। सी इज द करेक्ट आंसर, 8 यूनिवर्सल रूल में पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। आर ग्रैंड पेरेंट्स विल बी विजिटेड। अब देखो बी के साथ थर्ड फॉर्म लगी है, सही है, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को विजिट किया जाएगा हमारे द्वारा इस वीकेंड, तो कोई गलती नहीं है। डी इज द करेक्ट आंसर, सेंटेंस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। However, the task is from done.
या तो बोलोगे द टास्क इज डन, या बोलोगे द टास्क इज फार फ्रॉम डन। फार फ्रॉम डन का क्या मतलब है? की नहीं गई है, बहुत टाइम से नहीं की गई, बहुत दूर है अभी करने से। पर्टिकुलरली खासतौर से अगर हम बात करें इक्विटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, कि हम क्वालिटी एजुकेशन सबको दे पाए, तो इस पे तो ये चीज़ तो भी बहुत दूर है, इसलिए आंसर हो जाएगा ए। आसान क्वेश्चन था। लुकिंग अहेड द यूनिवर्सिटी इज एक्सपंजिंग रेवेन्यू। एक्सपेंजिंग का मतलब होता है रिड्यूसिंग, तो क्या ये रिड्यूस कर रहा है रेवेन्यू जनरेशन, ताकि अपॉर्चुनिटी मिल सके, फैसिलिटीज मिल सके स्टूडेंट को, स्टाफ को? तो एक्सपेंजिंग थोड़ी होगा। एक्सपेंजिंग यहां पे रहोगे तो द यूनिवर्सिटी इज इंक्रीजिंग हो सकता है, या फिर एक्सपेंडिंग हो सकता है। एक्सपेंडिंग रेवेन्यू, कि वो रेवेन्यू बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो बी इज द करेक्ट आंसर, बी, ना कि एक्सपंज। एक्सपंज का मतलब होता है रिड्यूस, तो रिड्यूसिंग थोड़ी कहोगे, एक्सपंजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन अप्लाइंग फॉर द जॉब, योर एप्लीकेशन मस्ट के साथ रिसीव्ड नहीं आ सकता, क्योंकि मस्ट है मॉडल, मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, 8 यूनिवर्सल रूल में पढ़ा है, तो मस्ट बी रिसीव्ड। देख रहे हो कितने क्वेश्चन फंसते हैं 8 यूनिवर्सल रूल से, इसलिए कहता हूं उन्हें अच्छे से कर लो। योर एप्लीकेशन मस्ट बी रिसीव्ड बाय फ्रेंड, हो जानी चाहिए रिसीव फ्राइडे तक। परहैप्स का मतलब है मे बी। द बिगेस्ट थ्रेट टुडे इज द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन फूड सिस्टम्स। सही है, एंड लाइवलीहुड होता है, लाइवलीहुड्स नहीं होता। ये कैसा नाउन है? नॉन काउंट नाउन है, इसलिए ये लाइवलीहुड होना चाहिए। सी इज द करेक्ट आंसर। इन सच अ वोलेटाइल ग्लोबल इन्वायरमेंट इट इज हार्टनिंग, कह रहा है ये बड़ी हार्टनिंग, दिल खुश कर देनी बात है, दैट इंडिया डेमोन्स्ट्रेटेड। अब भैया अगर ये प्रेजेंट में है तो इसे पास्ट में क्यों कर रहे हो? ये कहो ना इंडिया हैज डेमोन्स्ट्रेटेड, कि इंडिया ने दिखाया है क्या? एडमायरेबल मतलब ऐसा जिससे तुम्हें प्यार हो जाएगा, ऐसा रिजाइलेंस। रिजाइलेंस का मतलब होता है गिर के उठने वाली कला। एंड अचीव्ड रोबस्ट रिकवरी, और जबरदस्त रिकवरी भी करी है। कह रहा है ये हार्टनिंग, दिल बड़ा करने वाली बात है। सी इज द करेक्ट आंसर। राइट एन ईमेल टू योर फ्रेंड एक्सप्रेसिंग यू रिग्रेट, ये नाउन है रिग्रेट, तो नाउन से पहले क्या आता है? एडजेक्टिव, तो इट शुड बी योर। पजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा, पजेसिव एडजेक्टिव। योर रिग्रेट फॉर नॉट बीन, तुम्हारा रिग्रेट करना फॉर नॉट बीन एबल टू अटेंड हिज बर्थडे पार्टी, कि तुम अटेंड नहीं कर पाए बर्थडे पार्टी। बी इज द करेक्ट आंसर। माइग्रेटिंग एलिफेंट हर्ट्स अपीयर लाइक कोई मतलब है क्या भाई? कुछ तो लगाओ। तो माइग्रेटिंग एलिफेंट्स, जो एलिफेंट्स माइग्रेट हो रहे थे उनके झुंड पूरे ऐसा लग रहा था, अपीयर टू लाइक होगा ना, अपीयर टू लाइक, ऐसा लगता था कि उन्हें पसंद है वेस्ट बंगाल। अपीयर टू लाइक वेस्ट बंगाल, इतना ज़्यादा उन्हें वेस्ट बंगाल पसंद था हाथियों के झुंड को, कि वो अपना ज़्यादातर टाइम वहीं बिताते थे आसपास की स्टेट में। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी, अपीयर टू लाइक। ट्रक्ड नीटली अंडर द पाइल ऑफ क्लोथ्स इन द, ट्रक्ड नीटली, ट्रक तो होता है ना ट्रक, व्हीकल, ट्रक नहीं होगा यहाँ पे, ये होगा टग्ड, TUCKED, टग्ड। टग्ड नीटली अंडर द पाइल ऑफ क्लोथ इन द कबर्ड आर द लेटर्स। वैसे तो यहाँ पे वर होना चाहिए था क्योंकि अगो लिखा है, पास्ट टाइम वर्ड है, तो यहाँ पे अगो ये भी होना चाहिए था। दो एरर है वैसे इसमें, यहाँ पे वर भी होना चाहिए था क्योंकि यहाँ पे पास्ट टाइम वर्ड दिया है, लेकिन ये ज्यादा बड़ा एरर है ना, क्योंकि ये तो मीनिंग ही खराब कर दे रहा है, कुछ मीनिंग ही समझ में नहीं आएगा ट्रक्ड से। तो आप TUCKED टग्ड लगा के ए में एरर बताएंगे। ये ऐसा है, फिर भी सेंटेंस समझ में आ रहा है, तो आंसर ए होगा। ऐसा हो जाता है, यूपीएससी से भी गलतियां हो जाती हैं, कोई बात नहीं है। हिज व्यूज ऑन द मैटर आर यूटोपियन। यूटोपियन का मतलब होता है आइडियल, परफेक्ट, ऐसा जो तुमने सोचा हो, तुम्हारे ख्वाबों के हिसाब से एकदम तुमने जो बढ़िया से, है ना, सिनोनिम बताना है तो यूटोपियन। हिज व्यूज, उसके जो मैटर थे एकदम आइडियल थे, परफेक्ट थे, जिसमें कोई कमी ही नहीं थी। यूटोपियन मतलब एकदम जन्नत वाला, कोई कमी ना हो। द शॉर्टेज ऑफ फंड्स विल रेंडर, रेंडर का मतलब होता है ऑफर, नेगेटरी का मतलब होता है बहुत थोड़ा सा, किसी काम का नहीं, ट्रिवियल।
या कह सकते हैं इनइफेक्चुअल, जिसका कोई अफेक्ट ही नहीं होगा। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है क्लियर, इम्प्लिसिट का मतलब होता है कहीं ना कहीं अंडरस्टूड, और कंपोजिट का मतलब होता है गैदर करा हुआ, है ना। तो आंसर हो जाएगा इनइफेक्चुअल, सिनोनिम बताना था। कन्वर्स का मतलब हो जाए कपकपा जाना है, तुम्हारे अंदर कपकपी छूट जाए, तो शिवर्ड या ट्रेम्बल हो जाएगा आंसर ए। क्राउच का मतलब होता है तुम ऐसे करके बैठ जाते हो, उससे कोई मतलब नहीं है। शाउटेड और क्राइड आपको पता ही है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। कॉम्प्लेसेंट इज सेटिस्फाइड, कंटेंटेड। डिसकंटेंटेड इसका एंटोनिम हो जाएगा। इग्नोरेंट इज अनअवेयर, और अनश्योर इज नॉट श्योर। तो आसान था भाई आंसर बी। द एम्प्लॉय रिजेक्टेड ए डेरिसरी, डेरिसरी का मतलब होता है जो बहुत थोड़ा सा हो, है ना, पूरा ना हो। तो इनएडिक्वेट, जो पर्याप्त ना हो, नॉट इनफ। डेरिगेटरी का मतलब होता है कुछ ऐसा जो कि ताना कसता हुआ हो, डेरिगेटरी, डेरिसिव, ताना कसता हुआ, कटाश करता हुआ। फुल और पार्शियल आपको पता है, पार्शियल मतलब थोड़ा, तो डी आंसर। दे सक्सेसफुली डिफ्यूज द सिचुएशन, डिफ्यूज मतलब हल्का कर दिया, मिटिगेटेड, ए हल्का कर दिया मतलब किसी की पीड़ा को, उत्पीड़न को कम कर देना, रिड्यूस, लेसन। मेडिटेटेड सोचने से, एक्टिवेटेड, नरेटेड सिर्फ कहना, तो सिचुएशन को क्या करा, हल्का करा, मिटिगेट किया, डिफ्यूज किया। फ्लाउंडर्ड, फ्लाउंडर्ड का मतलब होता है फेल हो जाना या फ्लॉप हो जाना, ठीक है। फ्लाउंडर्ड मतलब फ्लॉप या फेल्ड। तो द बिजनेस फ्लाउंडर्ड ड्यूरिंग द पेंडेमिक, फेस्ड मैनी प्रॉब्लम्स, ए। ग्लाइडेड थ्रू तो पॉजिटिव है, तो ये होगा नहीं आंसर। फ्लोटेड थ्रू भी गलत हो जाएगा, सक्सीडेड भी गलत हो जाएगा, क्योंकि पेंडेमिक के टाइम में बिजनेसेस नीचे गए थे, तो ऑब्वियसली हम एक नेगेटिव वर्ड चूज करेंगे, है ना। फ्लाउंडर्ड दिया है तो उसका मीनिंग भी यही होता है, फेस्ड मैनी प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट, हिज स्पीचेस वर मॉडल्स ऑफ ब्रीविटी, ब्रीविटी का मतलब होता है शॉर्ट कर देना, ब्रीव मतलब कंसाइज, ठीक है। तो कंसीजन इज द करेक्ट आंसर। लेंथीनेस इसका एंटानिम हो गया। परमानेंस का मतलब होता है हमेशा रहना, कोई मतलब नहीं है। एग्जाम्पलरी का मतलब होता है कुछ ऐसा जो एग्जाम्पल लायक हो, एग्जाम्पल जैसा हो, तो इससे भी कोई मतलब नहीं है। ऑप्ट्यूज सुना होगा ना आपने, एक्यूट एंगल, ऑप्ट्यूज एंगल। ऑप्ट्यूज का मतलब होता है डल, जो किसी काम का नहीं है, ऑप्ट्यूज इज डल। क्विक विटेड इसका एंटोनिम हो गया, चालाक, समझदार। केयरफुल, सेंसिटिव, सब इसके एंटोनिम है, सारे पॉजिटिव वर्ड्स हैं, और डल ही इसमें एक नेगेटिव वर्ड है। सेंसिटिव का मतलब होता है जो आसानी से हर्ट हो जाए, तो इतना पॉजिटिव नहीं है। नेक्स्ट, नो वन न्यू व्हाट ट्रांसपायर्ड, ट्रांसपायर्ड का मतलब है क्या निकला, क्या निकला। व्हाट इमर्ज्ड, ए इज द करेक्ट आंसर, व्हाट इमर्ज्ड, ना कि एक्सचेंज, एक्सचेंज का मतलब होता है बदलना। क्या कहा गया, क्या मर्ज्ड, मर्ज्ड का मतलब होता है मिक्स, तो वो कहना चाह रहा है क्या निकला, निष्कर्ष क्या निकला मीटिंग में, तो इमर्ज्ड। भाई बड़े वाले पैराजंबल आ गए, लो भाई पानी पी लूं मैं भी। तो भाई इसका आंसर हो जाएगा ए। देखिए, म्यूटेशंस आर रैंडम चेंजेस, म्यूटेशन क्या होता है, जो अपने आप चेंज आएंगे, ठीक है, टू द बेस सीक्वेंस ऑफ जीन्स, जीन्स के अंदर जो अपने आप चेंज आते हैं। अब ये स्टार्टिंग होगी आर से, ज्यादातर जीन्स जो हैं वो कॉज नहीं करते कैंसर, अगर वो म्यूटेट करते हैं तो कॉज नहीं करते। तो कौन से कॉज करते हैं वो इसने यहां बताया, द फ्यू जीन्स, ना के बराबर कुछ जीन्स होते हैं जो कैंसर कॉजिंग हो जाते हैं म्यूटेट करने के बाद, और उन्हें ऑक्नो जीन्स कहा जाता है। तो ऑक्नो जीन्स को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया। मैंडेटरी पेयर बताता हूँ, ऑक्नो जीन्स की बात यहाँ पे हुई क्यू में, और फिर उसके बाद इसी की बात यहाँ पे एस में हुई। इन अ नॉर्मल सेल ऑक्नो जीन्स आर इन्वॉल्व्ड, तो पहले यहाँ पे एक्सप्लेन करेगा, फिर इसमें आगे बताएगा। तो क्यू और एस एक मैंडेटरी पेयर थे, क्यू एस आपको यहाँ दिखेंगे, यहाँ नहीं है, यहाँ है,
यहाँ है, इतना स्ट्रॉन्ग मैंडेटरी पेयर है कि 3 जगह आपको देखने को मिला, ठीक है, इन द कंट्रोल ऑफ सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। और फिर लास्ट में आ जाएगा पी, दिस इज वाई म्यूटेशन इन द सेम सेल कैन रिजल्ट इन अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन एंड देयर आफ्टर ट्यूमर फॉर्मेशन। और ट्यूमर की बात यहां हुई और फिर S6 में भी हो गई, तो सेवरल म्यूटेशन मस्ट अकर इन द सेम सेल फॉर इट्स बिकम ट्यूमर सेल, है ना। तो देखो यहाँ पे दोनों जगह ट्यूमर की बात हो रही है, तो P और S6 भी मैंडेटरी पेयर हुआ। P कहाँ पे लास्ट में आ रहा है, P एक तो यहाँ पे लास्ट में आ रहा है और एक यहाँ पे लास्ट में आ रहा है। अब Q से स्टार्टिंग होगी नहीं, ये हम जान गए, ठीक है, नहीं तो फिर ये वाला सेंटेंस कहाँ जाएगा, तो सबसे पहले बात इसी की होगी, इसलिए R स्टार्टिंग होगा, A इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, Q स्टार्टिंग नहीं हो सकता। ये एक अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा ट्रिकी था, समझ में आने वाला था पर ट्रिकी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर हो जाएगा सी। आइए देखते हैं कैसे। फॉर मोस्ट पीपल राइटिंग इज एन एवरीडे अकरेंस, राइटिंग रोजाना का काम है ज़्यादातर लोगों के लिए, लेकिन अब जब कंप्यूटर्स आ जाए, कंप्यूटर्स हैव अफेक्टेड आवर लाइफ स्टाइल एंड वर्क पैटर्न, तो ये एक्टिविटी भी नहीं बची। ये एक्टिविटी कौन सी, राइटिंग वाली एक्टिविटी भी बची नहीं हमसे, है ना, ये भी हम कंप्यूटर से करने लगे। तो एस स्टार्टिंग हो गई, सब जगह दे रखी है, इसलिए हमने सबसे पहले एस पढ़ा। अब इसने कंप्यूटर के एक प्रोग्राम की बात करी, किसकी बात करी, यहां पे ये वाली, कि मैनी एप्लीकेशन प्रोग्राम हैव बीन डेवलप्ड टू मेक राइटिंग इजियर एंड स्मूथर ऑपरेशन। अब राइटिंग के लिए बहुत बढ़िया बढ़िया सॉफ्टवेयर बनाए गए, ठीक है। तो पहले क्यू आया और फिर उसके बाद आया आर, जिसमें मोस्ट पॉपुलर प्रोग्राम वर्ड प्रोसेसर की बात हुई। वन सच कौन से, ये वाले बनाए गए, इसमें से एक ही है। तो क्यू और आर भी मैंडेटरी पेयर हो गया। आप क्यू आर भी ढूंढ सकते थे, क्यू आर यहां मिला आपको, यहां नहीं मिला, यहां नहीं मिला, तो भी आप आसानी से एलिमिनेट कर सकते थे। आसान क्वेश्चन था ये। फिर वर्ड प्रोसेसर के बारे में डिटेल में यहाँ पे आपको पी में बता दिया गया कि वर्ड प्रोसेसर ऐसा सॉफ्टवेयर है जो जनरल टूल्स करता है, एंट्रिंग के लिए, एडिटिंग के लिए, फॉर्मेटिंग के लिए, ठीक है, और हर तरह के डॉक्यूमेंट इसमें काम कर सकते हैं। तो P और S6 भी मैंडेटरी पेयर आपको दिखा। तो कई सारे मैंडेटरी पेयर थे यार, जो सब इशारा कर रहे थे, आंसर होगा C। आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट, आंसर हो जाएगा A। कैसे, देखिए, सोशल नेटवर्किंग इज द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। सोशल नेटवर्किंग की बात कर रहा है, अभी ऑनलाइन की बात नहीं कर रहा। ग्रुपिंग इंडिविजुअल इनटू स्पेसिफिक ग्रुप, रूरल कम्युनिटीज में ऐसा होता था, नेबरिंग सब डिवीजन एक्सेट्रा सब ऐसा करा करते थे। अब क्या होता है, अब बात आ जाती है पी में। हालांकि सोशल नेटवर्किंग ये पॉसिबल है कि पर्सन आपस में करें, खासतौर से यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स में, वर्क प्लेस में, लेकिन आजकल सबसे ज़्यादा ऑनलाइन की जा रही है। तो पी में ऑनलाइन की बात शुरू हुई है, इसलिए पी स्टार्टिंग सेंटेंस होगा। 3 जगह दे भी रखा है, तो बहुत स्ट्रांग भी था, हमने स्टार्टिंग सेंटेंस की वजह से पी को उठाया। अब P के बाद आता है Q, जहां पे ऑनलाइन को एक्सप्लेन किया गया। अगर ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग की बात आएगी तो वेबसाइट्स बहुत कॉमनली यूज होती हैं। तो PQ मैंडेटरी पेयर हो गया, बाकी सारे एलिमिनेट हो गए, क्वेश्चन धराशायी हो गया। पूरा देख लेते हैं। R कहता है कि ये वेबसाइट्स क्या कहलाती हैं, सोशल साइट्स कहलाती हैं, और इन पे किया क्या जाता है, इन वेबसाइट्स को ऑनलाइन कम्युनिटीज बनाई जाती है, इंटरनेट यूजर्स अपनी ऑनलाइन कम्युनिटीज बनाते हैं, और फिर बाद में इसी को S6 में भी कंटिन्यू करा गया। तो सबसे आसान ऑप्शन था A। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई आंसर हो जाएगा डी। आइए देखते हैं कैसे। द प्रिंसिपल ऑफ एंटरप्राइज कैपिटलिज्म हैव बीन एक्सटेंडेड फार बियॉन्ड। तो कह रहा है कि जो सिद्धांत है कैपिटलिज्म के, ये यूएस के बाहर भी फैल गए हैं, और इसका असर पूरी इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन पे हुआ है, ठीक है। अब बात होती है आर में। ग्लोबलाइजेशन ने प्रमोट किया है किसको, मार्केटाइजेशन को, अलग अलग तरीके से। अब ग्लोबलाइजेशन से बात शिफ्ट होकर मार्केटाइजेशन पे आई है, ठीक है, नया टॉपिक इंट्रोड्यूस हुआ है। अब पी और एस से क्यों स्टार्टिंग नहीं हो सकती, मोर ओवर द नीड टू प्रमोट प्रोडक्ट। अब यहाँ पे सीधे प्रमोट क्यों कर दोगे प्रोडक्ट को, ग्लोबलाइजेशन से प्रमोट नहीं कर दोगे प्रोडक्ट को, मतलब पहले मार्केटिंग की बात होगी जहां पे प्रमोट किया जाता है प्रोडक्ट को, तो क्यों स्टार्टिंग नहीं हो सकती थी, ठीक है। इसी तरीके से एस, गवर्नमेंट रिड्यूस टैक्स लेवल इन द होप ऑफ अट्रैक्टिंग इनवर्ड इन्वेस्टमेंट। तो यहां पे ग्लोबलाइजेशन की बात हुई, यहां पे कंटिन्यू हुई, इसलिए आर सबसे बढ़िया होगा। ना पी स्टार्टिंग होगी ना एस स्टार्टिंग होगी, है ना। डाउनवर्ड प्रेशर, पता नहीं कौन से डाउनवर्ड प्रेशर की बात हो रही है, तो ये नहीं होगा।
अब आर के बाद एस लगाएंगे या पी, एस लगाएंगे, क्योंकि अब यहाँ पे कहा जा रहा है अलग अलग तरीके से गवर्नमेंट ने रिड्यूस किया टैक्स के लेवल ताकि हमारे यहाँ खूब सारा इन्वेस्टमेंट आ सके। तो आर और एस बिल्कुल सही जा रहा था। अगर आर और पी लगाएंगे स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड प्रेशर, अभी यहाँ पे डाउनवर्ड प्रेशर की कोई बात ही नहीं हुई है, इसलिए ये वाला एलिमिनेट हो गया और इजी आंसर डी आ गया। फिर भी आगे पढ़ लेते हैं। आर एस के बाद पी अगर आप लगाएंगे तो पी क्या कहता है, स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड प्रेशर हैज आल्सो बीन एक्सर्टेड ऑन पब्लिक स्पेंडिंग। तो ऑल्सो बीन एक्सटेंडेड कब, जब पहले तो हमने क्या किया, कोशिश करी टैक्स रिड्यूस करके अपने यहाँ इन्वेस्टमेंट लेने की, उसके बाद प्रेशर लगाया किस पे कि पब्लिक स्पेंड करे पैसा, है ना, वेलफेयर बजट्स और ये सारी चीजें करी गई। और फिर लास्ट में क्यों, मोर ओवर इसके साथ ही जरूरत पड़ी कि हम प्रोडक्ट को प्रमोट करें, लेबर को फ्लेक्सिबल करें, है ना, और ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज ने जन्म लिया। सच प्रेशर्स हैव हेल्प टू शेप, अब देखो सच प्रेशर्स अगर तुम कहोगे पी लास्ट कहीं दे ही नहीं रखा, तो यही आंसर हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता, डी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हमेशा इन क्वेश्चंस में याद रखिए आंसर वो नहीं होगा जो आपने सोचा है, जो आप एलिमिनेट करके निकालेंगे वो आंसर होगा। एलिमिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इन क्वेश्चंस में। भाई आंसर होगा बी। आइए समझते हैं कैसे। ट्रेडिशनल सॉन्ग चले, म्यूजिक चला, आइडेंटिटी ऑफ ट्राइबल कल्चर, है ना, इनके ट्राइबल कल्चर का आइडेंटिटी थी ट्रेडिशनल सॉन्ग्स और म्यूजिक वगैरह। अब आगे क्या होता है, क्यू से स्टार्टिंग होगी या एस से, क्यू देखते हैं। क्यों कहते हैं, दे रिफ्लेक्ट ट्राइबल नेचुरल स्पिरिट, अनकंडीशनल लव एंड इननेट एनर्जी एट एवरी स्टेज ऑफ देयर लाइफ। हो भी सकती थी। एस भी पढ़ लेते हैं। द फॉरेस्ट एरियाज एंड ट्राइबल सेटलमेंट्स ऑफ चंडीगढ़ बिगेन द revolt against the British at the very beginning of the freedom struggle, much before the urban areas। ये एक नई थीम दे रहा है ये इसी के साथ जा रहा है, थोड़ा कंफ्यूजिंग तो है। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं एस के साथ पी लगाता हूं, हाँ तो ठीक है, देखो यहाँ पे एस के साथ पी कैसे लगेगा, जो ट्राइबल एरिया है छत्तीसगढ़ का वो हमेशा रेजोनेटेड विद द साउंड ऑफ ट्रेडिशनल ट्राइबल सॉन्ग्स एंड म्यूजिक। उन्होंने हमेशा जवाब दिया, ट्रेडिशनल सॉन्ग्स मतलब गाए उन्होंने और म्यूजिक बजाया। इनिशियली ट्राइबल सॉन्ग इन देयर डायलेक्ट रिवर्बरेटेड विद द रिबेलियन ऑफ देयर एरा। तो उनके सॉन्ग्स किस तरह के होते थे, ऐसे कि वो विद्रोह दिखाते थे। एंड देन विद द मूवमेंट दैट वाज प्रेवलेंट इन द कंट्री, और इससे वो सब तरफ फैल गए। तो समझ में आ रहा है, तीनों चीजें साथ में जा रही हैं, एस पी आर, ठीक है। और इस तरीके से उन्होंने किया, दे रिफ्लेक्ट ट्राइबल नेचुरल स्पिरिट। दे कौन हो गए, अब दे कौन था, दे बात करी जा रही है इन वाले सॉन्ग्स की। एंड अनकंडीशनल लव एंड इननेट एनर्जी एट एवरी स्टेज ऑफ देयर लाइफ। तो भाई क्यू लास्ट में ही आएगा और कहीं नहीं आएगा। और इसी की बात इन्होंने यहाँ पे करी, दीज ट्राइबल सॉन्ग ऑन वन हैंड ग्लोरीफाइड देयर हीरो, एक तरफ वो अपने हीरोज को ग्लोरीफाई करते थे और दूसरी तरफ इंस्पायर करते थे बाकी लोगों को, ट्राइबल्स के, कि वो फ्रीडम फाइटर बने और फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट करें। तो आंसर हो जाएगा सी। थोड़ा सा डिफिकल्ट था ये। 66 आंसर इज बी। द सोशल ग्रुप वाइडर देन द फैमिली इन द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ द गॉन्ड कम्युनिटी। अब देखो इसमें क्या हुआ ना, इसमें यार हमारा ना एक सेंटेंस गायब है। एक सेंटेंस था जो था एस, वो इसमें पहले आएगा। बाकी क्यू पी आर मैं आपको समझा देता हूँ, वो इसमें मिस हो गया, वो टाइपिस्ट से मिस हो गया पीपीटी में, पर कोई बात नहीं है, मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। तो उसमें बताया गया था कि गॉन्ड ग्रुप के, गॉन्ड कम्युनिटी के बारे में, कि वो परी करके था, कि वो परी वगैरह बोलते हैं इसको, ठीक है। अब इसके बारे में क्यू से आप समझ लीजिए, द क्लैन अमंग द गॉन्ड इज यूनिलेटरल ग्रुप ऑफ कंसिस्टेड ऑफ फैमिली मेंबर्स। तो ये क्लैन का मतलब क्या होता था गॉन्ड्स में, कि ये यूनिलैटरल ग्रुप होता था जिसके अंदर मेंबर्स होते थे जो जिनके नाम सेम होते थे, है ना। तो जैसे आपने नारुतो में देखा होगा क्लैंस बताए, तो उसी तरह की क्लैंस की बात हो रही है। कि क्यू के बाद अब आ जाता है पी। द मेंबर्स ऑफ द क्लैन कैन बिलीव्ड दैट दे हैव बीन डिसेंडेड फ्रॉम, और ये सब मानते थे कि हम एक ही हमारा एंसेस्टर है, एक ही भगवान या एक ही देवता से हम आए हैं। तो क्यू और पी मैंडेटरी पेयर हो जाते हैं। तो क्यू और पी आपको यहाँ नहीं मिलेंगे, यहाँ नहीं मिलेंगे, कहीं भी नहीं मिलेंगे, और इस बेसिस पे भी आप इस आंसर को लगा सकते थे। साथ में आर कहता है, ये क्लैन बीइंग पार्टली लीनियल, अ मैन पसेस ऑन हिज क्लैन नेम टू हिज चिल्ड्रन। तो इसका मतलब है क्या,
कि जो मेरा नाम होगा वही मेरे बच्चे को मिल जाएगा, क्लैन का नाम ही मिलेगा, वही नाम चलता रहेगा। ठीक है, तो आगे इसने बताया भी आर में कि इट इज मेड हु ऑटोमेटिकली टेक्स दी पैट्रोनोमिक ऑन बर्थ। तो बच्चे का नाम बचपन से ही उसके कम्युनिटी से जुड़ जाता था। तो आर और S6 भी मैंडेटरी पेयर है। इस बेसिस पे भी आप बी आंसर लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी आंसर होगा। इक्विलेटरल जोन की बात हो रही है, जो सबसे बड़ा, जिसमें से बहुत सारा प्रेसिपिटेशन होता है, इतनी सारी रेनफॉल होती है, 200 सेंटीमीटर एनुअली रेनफॉल होती है इसमें। तो आर बता रहा है इसका रीजन। तो इतना हाई लेवल जो प्रेसिपिटेशन है वो किसकी वजह से है? इक्विटोरियल बेल्ट होती है, हाई टेम्परेचर होता है, हाई ह्यूमिडिटी होती है, हाई अनस्टेबल एयर होती है, इस वजह से ऐसा होता है। इस वजह से आर सबसे पहले आएगा और एस और पी आप एलिमिनेट कर देंगे। अब आर के साथ एस लगाओगे, क्यू आर के साथ लगाओगे एस। द ट्रेड विंड्स फ्रॉम बोथ अब इसको और एक्सप्लेन करा और मजबूत करा इसने कि जो ट्रेड विंड्स होती हैं वो दोनों हेमिस्फेयर से कन्वर्ज करती हैं और क्या करती हैं? एंड राइज टू अ जनरल अपवर्ड मोशन, ऊपर की तरफ जाती हैं, जिससे क्या होता है? आर एस अब हो गया मैंडेटरी पेयर। अनस्टेबल एयर होती है, ऊपर की तरफ जाती है, फिर क्या होता है? दी असेंडिंग एयर, अभी इसने बताया ऊपर चढ़ती हुई हवा, और इसी को यहाँ पे कंटिन्यू किया तो एसपी मैंडेटरी हुए। ऊपर जाती हुई हवा, current become intensified locally in the tropical storms that produce abundant precipitation in the Caribbean, the Southwest Pacific Ocean, the Indian Ocean and the China Sea। है ना, इसी को एक्सप्लेन कर दिया, बता दिया कहाँ कहाँ इसका अफेक्ट पड़ता है। और फिर लास्ट में आ गया आपका क्यू, ओवर द लैंड एरियाज मोस्ट ऑफ द प्रेसिपिटेशन occurs from the thunderstorm that are very frequent। ना, तो यहीं तक आते आते आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ज्योग्राफी जिनकी अच्छी होगी उन्होंने एकदम सॉल्व कर दिया होगा। बी इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल आसान था ये। इसका आंसर हो जाएगा सी। द पीरियड ब्रांडेड एट द एरा ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वॉज एसेंशियली अ पीरियड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। वो कैसा पीरियड था? ट्रांसफॉर्मेशन का, चेंज आ रहा था। अब देखो इससे स्टार्टिंग हो जाएगी। इट मार्क द बिगिनिंग ऑफ द फाइनल फेज ऑफ द बॉर्डर ऑफ द ब्रॉडर ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। इससे और ब्रॉडर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, फ्यूडलिज्म से कैपिटलिज्म बना, कैपिटलिज्म मेड इट्स प्रेजेंस फेल्ट, और कैपिटलिज्म की प्रेजेंस पूरे यूरोप में देखी गई। तो क्यू स्टार्टिंग सेंटेंस होगा, उस बेसिस पे आपने दो एलिमिनेट कर दिए। अब क्यू आर या क्यू एस लगाएंगे आप, ये देखना है। तो क्यू के बाद अब कैपिटलिज्म की बात यहाँ हुई, यहाँ कंटिन्यू हुई। इन द कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन, फैक्ट्रीज जो थी, हैवी मशीनरी थी उनके पास, है ना, और वो कैपिटलिस्ट क्लास कहलाते थे और कैपिटल क्लास इनको चलाता था। तो क्यू और एस मैंडेटरी पेयर हुआ। बहुत शानदार, आंसर यहाँ पे खत्म हो गया। सी इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा और पढ़ लेते हैं इसे। फिर क्या होता है? एक डेफिनेट पोलराइजेशन हो गया, अलग हो गए। कौन से लोग? इंडस्ट्रियल सोसाइटी जिनकी फैक्ट्रीज थी, और जो कैपिटलिस्ट थे, एक ही बात है, और बाकी जो वर्कर जो बेचारे काम करा करते थे। फिर उसके बाद बुरी हालत वर्कर्स की बताई गई कि एक्चुअली जो प्रोडक्शन था फैक्ट्रीज में वो वर्कर्स के द्वारा किया जाता था, और वर्कर्स को बहुत ही कुछ मिलता था, उन्हें सिर्फ वेजेस मिलती थी, वेजेस। और वेजेस की बात S6 में करी गई। तो आप देखेंगे कि आर और S6 भी एक मैंडेटरी पेयर है। मैंडेटरी पेयर ही इसमें भरे पड़े हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 69। आंसर हो जाएगा इसका ए। यूरोप वॉज गोइंग थ्रू अ पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, इन द 18th सेंचुरी। अब दिस सेंचुरी, अब ये कौन सी सेंचुरी की बात कर रहा है? दिस सेंचुरी, ये वाली सेंचुरी, सो फार रीचिंग चेंजेस विच वर टू लीव बिहाइंड एन एंड्यूरिंग लेगेसी। तो अभी आगे बताएगा वो चेंजेस कौन से थे। अभी बता रहा है बड़े बड़े चेंज हुए इस समाज में। तो देखो क्यू कहीं ना कहीं स्टार्टिंग सेंटेंस हो गया, और दो जगह पे क्यू स्टार्टिंग सेंटेंस दे रखा है, ये एलिमिनेट हो गए। ठीक है, तो पी वाले एलिमिनेट कर दिए, क्यू आर या क्यू एस देखना है आपको। अब कह रहा है क्या क्या चेंज हुए। ये द ट्रीटी ऑफ पेरिस 1763 उसको लेके आ गया, है ना,
एंड टू द 7 years वॉर, 7 साल के अंत में, ठीक है। तो QS भी हो सकता है, और QR क्या कहता है ये भी पढ़ लेते हैं। हाउएवर द ट्रीटी ऑफ पेरिस, अब यहाँ पे हाउएवर द ट्रीटी ऑफ पेरिस नहीं आएगा, ट्रीटी ऑफ पेरिस को यही इंट्रोड्यूस किया गया है, क्योंकि इसके आगे डिटेल दी गई है 1763। तो ट्रीटी ऑफ पेरिस वाला एस पहले आएगा, आर बाद में आएगा। जहां जहां आर पहले है वो काट दो, आर एस से पहले है वो काट दो, आंसर बी हो गया, ऐसे लगा दोगे इसे। अब देख लो QS, अब लगाओ P देयर, इसलिए यूरोपियन कॉन्टिनेंट हैड बीन फ्री फ्रॉम ब्लडी कॉन्फ्लिक्ट्स, तो कि वॉर खत्म हो गई, तो खून खराबा सब खत्म हो गया लगभग 30 साल बाद, 3 डिकेड बाद। लेकिन जो ट्रीटी ऑफ पेरिस थी कुड नॉट ब्रिंग पीस, लेकिन यूरोप में पीस नहीं आया, और फिर आगे बात यहाँ चली। ब्रिटेन emerged victorious in the contest of colonial supremacy from the moment Britain concentrated more on her colonial possession। पीस तब भी नहीं था, तो R और S6 भी साथ में जा रहे हैं, सब इशारा कर रहे हैं, आंसर इज बी। नेक्स्ट, एंटोनिम्स आ गए भाई, थोड़ा सा पानी पी लें। अमेरिकन इंडिपेंडेंस वॉज अ ग्रेट ब्लो। इनविंसिबल का क्या मतलब होता है, जिसको हराया नहीं जा सकते, वेरी स्ट्रॉन्ग, तो उल्टा हो जाएगा वल्नरेबल, मतलब होता है वीक। इनप्रेग्नेबल ये इसी का सिनोनिम है ना, इनविंसिबल का। अनबीटेबल ये भी सिनोनिम है, इनसरमाउंटेबल ये भी सिनोनिम है, तीनों सिनोनिम दे रखे हैं किसके, इनविंसिबल के। तो आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। इनविंसिबल मतलब जिसको हराया नहीं जा सकता, भेदा नहीं जा सकता। कंडेंसेशन का उल्टा इवेपोरेशन, 8th क्लास का बच्चा भी बता देगा, बचपन से 55 तक हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, है ना। कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब होता है मजबूरी, अब्रिजमेंट का मतलब होता है लेसन द गैप, और रिकैपिटुलेट का मतलब होता है कहीं ना कहीं उसको दोबारा चलाना। तो कॉन्स्ट्रिक्शन भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, कंडेंसेशन का उल्टा इवेपोरेशन। सबसे आसान क्वेश्चन यही लगा मुझे पूरे इसमें। अशर्ड, अशर्ड जानते हो, इशारा करना किसी चीज की तरफ या रास्ता दिखाना, तो लेड इसका सिनोनिम जैसा हो गया, है ना। कंडक्टेड मतलब एग्जीक्यूटेड, उल्टा बताना ना, ऑब्स्ट्रक्टेड हो जाएगा, रास्ता दिखाने का उल्टा क्या हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्टेड। डायरेक्टेड ये इसका सिनोनिम है, अशर्ड मतलब डायरेक्टेड होता है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। कॉन्फिस्केटेड मतलब ब्लर, तो ऑब्सक्योर इसका सिनोनिम हो जाएगा। और मिस्टिफाइड का मतलब भी क्या होता है, मिस्ट्री में डाल देना, कंफ्यूज कर देना, तो ये भी गलत हो गया। इल्यूमिनेटेड मतलब ब्राइटेंड, तो यही आंसर हो जाएगा सी। मडिल्ड का मतलब भी कंफ्यूज होता है। चारों ऑप्शन मैंने आपको एक्सप्लेन करे और आंसर आया सी, इल्यूमिनेटेड। नेक्स्ट, द हॉरर एंड एबॉमिनेशन, एबॉमिनेशन का मतलब होता है हेट्रेड, एबहॉरेंस इसी का सिनोनिम है। टर्मिनेशन का मतलब होता है एंड, एडोरेशन मतलब लव, तो हेट्रेड का उल्टा लव, सी इज द करेक्ट आंसर। डिटेस्टेशन इज अगेन सिनोनिम, एबॉमिनेशन इज हेट्रेड, समझे। तो एक ही था इसका सिनोनिम, लव, सी। ही वॉज रिब्यूक्ड फॉर हिज इन्फ्रैक्शन ऑफ द डिसिप्लिन, इन्फ्रैक्शन का मतलब होता है ब्रेक करना किसी चीज को, फ्लाउट करना। तो ट्रांसग्रेस भी इसके क्लोज ही है, फार सिनोनिम है। ट्रांसग्रेस करना, किसी चीज को सरपास करना, ब्रेक करना, तो ये भी नहीं होगा। ऑब्जर्वेंस मतलब समझना, फॉलो करना, बी इज द करेक्ट आंसर। ब्रीच का मतलब ये इसका सिनोनिम हो गया, ब्रीच तोड़ना होता है। एक्सेप्टेंस का मतलब होगा, एक्सेप्टेंस भी हो सकता था आंसर, पर ऑब्जर्वेंस ज्यादा बढ़िया है लॉ के लिए, ऑब्जर्वेंस ऑफ लॉ, ना कि एक्सेप्टेंस ऑफ लॉ। लॉ है तो आपको एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा ना, अगर आप उसे नहीं कर रहे हैं तो आप उसे फ्लाउट कर रहे हैं, उसे ब्रेक कर रहे हैं, एक्सेप्ट तो आपको करना ही पड़ेगा, इसलिए ऑब्जर्वेंस, बी इज द करेक्ट आंसर। डिनाउंस, डिनाउंस का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना, रिजेक्ट कर देना। सेंश्योर ये दोनों सिनोनिम हो गए। एप्रिशिएट, कमेंट तो रिमार्क होता है, तो एप्रिशिएट क्या होता है, प्रेज, तारीफ करना, तो डी इज द करेक्ट आंसर। एम्परर एज अ सेंट्रलाइज्ड एंटिटी indisputably went beyond regional conflict and fostered, fostered मतलब cultivated, है ना, helped,
या सपोर्टेड। एंडोज मतलब प्रोमोटेड। तो देखो कोई भी एंटोनिम नहीं जा रहा। सप्रेस्ड, सप्रेस का मतलब होता है दबाना। इन्फ्लिक्ट या फिर ऑप्रेस, तो यही आंसर हो जाएगा सी। इनकम्बेट से भी कोई मतलब नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चा? सी। उल्टा बताना था। सेल्फ एंग्रेडाइजमेंट का मतलब होता है अपने आप को बढ़ाना, अपना ऐठ, एग्जैजरेशन, बोस्ट, ये सारे सिनोनिम हो गए इसके, समझे? अपलिफ्टमेंट से कोई मतलब नहीं है, ये भी प्रोग्रेस होती है। और एलिवेशन का मतलब भी होता है ऊपर की तरफ जाना, इंक्रीज करना या ऊपर की तरफ जाना। तो ह्यूमिलिटी का मतलब क्या होता है? मॉडेस्टी, तमीज, है ना। सो मतलब ह्यूमिलिटी का मतलब होता है कि आपके अंदर थोड़ी विनम्रता हो, ना कि ऐठ हो। तो ए इज द करेक्ट आंसर, ह्यूमिलिटी। देयर वॉज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एग्रारियन कॉलोनाइजिंग टेंडेंसीज विद द, एग्रेरियन का मतलब होता है फार्मर रिलेटेड, कॉलोनाइजिंग टेंडेंसी विद द असर्शन, असर्शन का मतलब होता है किसी चीज पे किसी चीज को इंसिस्ट करना, है ना, थोपना, लगाना, कहना। तो इंसिस्टेंस इसका सिनोनिम हो गया, है ना। अवरमेंट से कोई मतलब नहीं है, डिनायल हो जाएगा, है ना। स्टेटमेंट इसी जैसा हो गया, असर्शन स्टेटमेंट एक ही बात है। तो डिनायल का मतलब क्या होता है? रिजेक्शन, मना कर देना। तो यही आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, आंसर इज डी। लो भाई, क्लोज टेस्ट आ गया। तो ऑब्जेक्टिव्स, आइडियोलॉजीज, प्रोग्राम्स, लीडरशिप एंड ऑर्गेनाइजेशंस आर इंपॉर्टेंट, आर इंपॉर्टेंट मैंने बहुत सारी चीजें हैं, तो प्लूरल जाएगा, कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं हो सकता, इंग्रेडिएंट नहीं हो सकता। आर इंपॉर्टेंट पीसेस ऑफ सोशल मूवमेंट्स या कंपोनेंट्स, कंपोनेंट ज्यादा बढ़िया है ना, तो कंपोनेंट आंसर होगा। पीसेस किसी चीज के होते हैं, यहाँ पे एक सोशल मूवमेंट्स की बात कर रहे हैं तो उसके कंपोनेंट होंगे, बी इज द करेक्ट आंसर। दे आर इंटरडिपेंडेंट, ये डिपेंडेंट नहीं करते, दे आर इंटरडिपेंडेंट, इन्फ्लुएंसिंग ईच अदर, एक दूसरे पे असर डाल रहे हैं। इंटरडिपेंडेंट अपोज नहीं कर रहे हैं एक दूसरे पे, अगर डिपेंड नहीं है तो उसका मतलब ये नहीं अपोज नहीं कर रहे। इफेक्टिंग का मतलब होता है रिजल्टिंग, रिजल्टिंग ईच अदर, ये भी मीनिंग गलत दे रहा है। और फैमिलियराइजिंग, एक दूसरे को पहचान रहे हैं, ये तो आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है। तो इन्फ्लुएंसिंग ईच अदर। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द मूवमेंट चेंज फ्रॉम, तो ऑब्जेक्टिव जो है वो मूवमेंट का चेंज हो जाता है किससे? फ्रॉम आर्टिकुलर लोकल इश्यूज टू ब्रॉड एम्स। अब यहां पे अगर ब्रॉड एम्स है तो ब्रॉड का उल्टा चाहिए मुझे, ब्रॉड का उल्टा होता है नैरो, तो मैं लिखूंगा यहां पे नैरो, नैरो आर्टिकुलर लोकल इश्यूज। नैरो जो आर्टिकुलर का मतलब एकदम जो क्लियर लोकल इश्यूज है, टू ब्रॉड एम्स, एम्स वी एम्स एंड नहीं होगा, एम्स विद नहीं होता, एम्स बाय नहीं होता, एम्स फॉर, वी ऑलवेज एम्स फॉर समथिंग, सो इट शुड बी एम्स फॉर, एम्स फॉर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, के सोशल चेंज आए, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब चेंज। समटाइम्स अ मूवमेंट विच बिगिंस विद ब्रॉड पर्सपेक्टिव, कभी कभी ऐसा होता है एक जो आंदोलन चलाया जाता है या कोई चीज को बढ़ाया जाता है ब्रॉड ऑब्जेक्टिव के साथ, मे इन द प्रोसेस गेट बॉग डाउन, बॉग डाउन का मतलब होता है ढीली पड़ जाए, खराब हो जाए। ठीक है, टर्न आउट का मतलब होता है कुछ बनना, बिकम, कुछ आना। टर्न्स इनटू का मतलब है चेंज इनटू, तो चेंज इनटू नहीं होगा। बॉग डाउन का मतलब होता है कहीं ना कहीं डिस्टर्ब्ड और वीकेंड हो जाए, है ना। गेट बॉग डाउन विद वन और टू पर्टिकुलर इश्यूज, एक दो चीजों को लेके ऐसा हो सकता है कि वो चीज कमजोर हो जाए। आइडियोलॉजी ऑल्सो डैश चेंजेस, तो वेंट नहीं होगा, अंडरगोस, अंडरगोस का मतलब होता है एक्सपीरियंस, मतलब गुजरना उस चीज से। तो आइडियोलॉजीज ऑल्सो अंडरगोस चेंज
इट प्रोवाइड्स डायरेक्शन फॉर, तो वो डायरेक्शन बनाती है किसके लिए, इवॉल्व, नई नई स्ट्रैटेजीज बनाने के लिए, प्रोग्राम्स बनाने के लिए, और ऑल्सो जो पार्ट, और साथ ही साथ जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो साथ में मिलके फीलिंग्स उनमें आती है अपनेपन की, वीनेस की। वेरियस स्ट्रैटेजीज एंड प्रोग्राम्स आर इवॉल्व, अलग अलग प्रोग्राम्स और स्ट्रैटेजीज को इवॉल्व किया गया है टू, अब टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये गलत हो गया और ये गलत हो गया। टू मेक द पीपल, लोगों को बनाने के लिए थोड़ी, टू मोबिलाइज द पीपल। अगर एलिमिनेशन करोगे ना आंसर वैसे ही आसान हो जाएगा, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म, ये दोनों एलिमिनेट, इन दोनों में से एक आंसर आसानी से निकाल लिया। दे, अच्छा अब सब कुछ पॉजिटिव चल रहा है, तो थ्रेटन, ब्लस्टर, ब्लो नहीं होगा, तीनों नेगेटिव वर्ड है, तो क्या हो जाएगा, सस्टेन। सस्टेन का मतलब है सर्वाइव, टॉलरेट, तो वो सर्वाइव करते हैं, सहते हैं या जीते हैं। दे टॉलरेट या सस्टेन द मूवमेंट फॉर अ लॉन्ग पीरियड, लंबे समय तक चलाते हैं मूवमेंट को। लीडरशिप वेयर नहीं हो सकता, हाउ नहीं हो सकता, लीडरशिप विच, ऐसी लीडरशिप जो शुरू करती है, इनिशिएट्स का मतलब है स्टार्ट्स, जो शुरू करती है या इमर्ज करती है, निकालती है, इन द कोर्स ऑफ द ग्रोथ ऑफ द मूवमेंट प्लेज अ क्रूशियल रोल। कह तो लीडरशिप बहुत बड़ा रोल प्ले करती है किसमें, इन आर्टिकुलेटिंग। आर्टिकुलेटिंग का क्या मतलब हो जाएगा, आर्टिकुलेट का मतलब होता है किसी चीज को क्लियरली कहना, इन आर्टिकुलेटिंग आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी को बढ़िया से समझाने में, ठीक है, ना कि सुपरसीड। सुपरसीड का मतलब होता है सरपास कर देना, तो सरपास से मतलब नहीं है, अजीम यू नहीं करना कुछ अपने पास से, सपोज या अज्यूम नहीं करना, ये दोनों सिनोनिम में, ये दोनों नहीं होंगे। तो क्या बचा, आर्टिकुलेटिंग ना, वो सही से आपको एक्सप्लेन करेगा आइडियोलॉजी, ऑब्जेक्टिव, इवॉल्विंग स्ट्रैटेजीज एंड प्रोग्राम्स एंड मेंटेनिंग द स्पिरिट ऑफ द पार्टिसिपेंट। तो आंसर हो जाएगा सी। क्लियर। तो ये था हमारा आसान सा क्लोज टेस्ट। आप देख रहे होंगे 24 वाले और 23 वाले पेपर में कितना डिफरेंस है। प्रेपोजिशन आ गए, ये सारे प्रेपोजिशन नहीं है यहाँ पे, देखिए ए परसिस्टेड, डिस्पाइट के साथ कभी ऑफ नहीं लगता, याद रखिए। ही परसिवर्ड का मतलब क्या है, मतलब फॉलोड किया, कंटिन्यूड किया। ही कंटिन्यूड, उसने डिफिकल्टी की वजह से कंटिन्यू किया था, नहीं। ही कंटिन्यूड हालांकि डिफिकल्टी ना, हालांकि के साथ जाएगा नहीं, ऑल दो के साथ कुछ बताना पड़ देगा, ऑल दो ही हैड डिफिकल्टीज या ऐसा कुछ, इन स्पाइट ऑफ आप कहेंगे, तो आंसर हो जाएगा डी। इन स्पाइट ऑफ का मतलब है के बावजूद, तो या तो इन स्पाइट ऑफ लिखेंगे या डिस्पाइट लिखेंगे। डिस्पाइट ऑफ नहीं होता और सिर्फ इन स्पाइट नहीं होता, तो आंसर डी हो जाएगा। ही वॉक्ड स्लोली, क्यों चला भाई वो स्लोली, बिकॉज ऑफ हिज बैंडेज लेग, क्योंकि उसकी बैंडेज लेग थी। हालांकि उसकी बैंडेज लेग थी इसलिए वजह नहीं है, वो तो चलना ही पड़ा उसे, उसकी वजह थी, है ना। तो हालांकि दो या ऑल दो नहीं होगा, इन्हें इन स्पाइट ऑफ भी नहीं होगा, बिकॉज ऑफ होगा। इन स्पाइट ऑफ का मतलब है के बावजूद, तो के बावजूद नहीं, के कारण। ही एक्सेप्टेड द कार, किसके बदले, इन लीव ऑफ, बदले में, इन लीव ऑफ मतलब बदले में, 50,000 के क्लेम के बदले में एक्सेप्ट कर ली उसने कार। तो इन स्पाइट ऑफ नहीं होगा, के बावजूद नहीं होगा। डिस्पाइट के साथ तो ऑफ वैसे भी लिखता नहीं लगता। इन फ्रंट ऑफ का मतलब है सामने, बिफोर। तो ये सब गलत हो गए, आसान क्वेश्चन है एकदम। आई विल फोन यू समटाइम्स, अब आफ्टरनून के साथ हमेशा इन लगता है, इन दी आफ्टरनून। ठीक है, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून के साथ इन लगाएंगे। ही रेज सेवरल क्वेश्चंस कंसर्निंग द फ्यूचर, कंसर्न करते, वो कंसर्न फॉर द फ्यूचर नहीं होगा, कंसर्निंग जो बता रहे थे, कंसर्न टू भी नहीं होगा, कंसर्न विद भी नहीं होगा। देखिए रेज सेवरल क्वेश्चन कंसर्न टू द फ्यूचर, कंसर्न टू समथिंग कह सकते हैं आप, कंसर्न टू कोई वर्ब आना चाहिए तब तो हो सकता था। कंसर्न फॉर भी गलत है, कंसर्निंग सबसे बढ़िया है। कंसर्निंग मतलब रिलेटेड। ही इज द जेंटलमैन हुज नेम इज रिटन, तो रिटन कहां पे, ऑन, किसी चीज पे लिखा है, और ऑन कब आता है, जब सरफेस की बात हो रही होती है ना, तो ऑन दी बोर्ड। डैश इज नेग्लिजेंस,
द कंपनी सफर्ड। सो ऑन अकाउंट ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ का क्या मतलब है? ऑन अकाउंट ऑफ का मतलब है के कारण वर्ष, किसी वजह से, ऑन अकाउंट ऑफ हिज नेग्लिजेंस, उसके नेग्लिजेंस की वजह से कंपनी ने हैवी लॉस। इंस्टेड ऑफ का मतलब हो जाएगा के बावजूद, तो गलत हो गया ना, इंस्टेड ऑफ मतलब के बावजूद। इन और एक अकॉर्डेंस विद का मतलब हो जाएगा कि उसकी नेग्लिजेंस के हिसाब से, तो हिसाब से भी नहीं कह रहे आप, और इन फ्रंट ऑफ तो बिफोर होता है। नेक्स्ट, डैश द रेजिस्टेंट ऑफर्ड बाय द कल्प्रिट, तो रिगार्डिंग द रेजिस्टेंस का मतलब हो जाएगा रिलेटेड टू रेजिस्टेंट, तो रिलेटेड से कोई मतलब नहीं है। रिस्पेक्टिंग का मतलब हो जाएगा रिस्पेक्ट करते हुए वो रेजिस्टेंस जो कल्प्रिट ने ऑफर किया, तो कल्प्रिट रेजिस्टेंट का मतलब है वो गिरफ्तार नहीं होना चाह रहा था, है ना, जो रेजिस्टेंस ऑफर करता गिरफ्तार नहीं होना चाह रहा था, तो नॉट विद स्टैंडिंग होगा। नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब है इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद ना, तो सी आंसर होगा के, उसके रेजिस्टेंस के बावजूद भी उसने ऑफर किया रेजिस्टेंस, लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। कंसीडरिंग नहीं होगा, कंसीडर करते हुए नहीं, के बावजूद। डैश इज इनलेस ही कुड नॉट फिनिश द वर्क ऑन टाइम, सो एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ हिज इलनेस, उसके कॉन्सिक्वेंस था एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ हिज इलनेस, इन कॉन्सिक्वेंस नहीं होगा। ऑन अकाउंट का मतलब होगा, तो ऑन अकाउंट का मतलब होगा जब आप किसी चीज पे ना ऑन अकाउंट ऑफ हिज नेग्लिजेंस, वो तो सही था, ऑन अकाउंट ऑफ आना चाहिए था, तो यहाँ पे ऑफ भी नहीं है। इन कॉन्सिक्वेंस टू हिज इलनेस, ये भी गलत होगा ना। इन कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है कि उसकी इलनेस का कॉन्सिक्वेंस ये हुआ, है ना। अब यहाँ पे एज अ कॉन्सिक्वेंस, जैसे कि उसकी इलनेस का कॉन्सिक्वेंस हुआ कि वो काम पे नहीं जा पाया, तो यही सबसे बढ़िया है। और सब्सिक्वेंट का मतलब है उसके बाद होना, किसी चीज के बाद होना, तो सब्सिक्वेंट वैसे भी गलत है। तो ये इनके अगर आपको मीनिंग पता होंगे ना, तो भी आप इन्हें आसानी से कर देंगे, इन पे कुछ रूल्स नहीं है, बस आपको इंग्लिश में मीनिंग आने चाहिए इनके। डैश रोप लैडर्स दे स्केल्ड द वॉल। अब फॉर द सेक ऑफ का मतलब होता है के लिए, किसी चीज के कारण, किसी चीज के लिए, तो ये नहीं होगा। बाय वे भी नहीं होगा, बाय वे मतलब रास्ते से, तो थ्रू आउट द रोप भी नहीं होगा। बाय मीन्स ऑफ, बाय मीन्स होगा, बाय मीन्स ऑफ का मतलब है थ्रू, किसी चीज के थ्रू, थ्रू रोप लैडर्स। अब कंप्लीशन, पानी पी ले यार जरा, मुंह सूख गया। ही इज डिलीजेंट, डिलीजेंट का मतलब होता है हार्ड वर्किंग, देयरफॉर। अब ये प्रेजेंट में, तो ही विल नॉट सक्सीड थोड़ी होगा, मेहनती है तो सक्सीड करेगा ना, तो कांट वाला भी नहीं होगा, ही विल सक्सीड, सी इज द करेक्ट आंसर। ही सक्सीड नहीं होगा, ही सक्सीड्स या तो करोगे तो होगा, तो ये ग्रामेटिकली करेक्ट इनकरेक्ट है, तो एक ही था जो ग्रामेटिकली करेक्ट था, वो था सी, ठीक है। अ बॉम्ब वेंट ऑफ इन द सिटी, सिटी सेंटर में एक बम फट गया, बट किस्मत से मतलब कुछ अच्छा हुआ है, कुछ लोग हर्ट हुए, तो ये तो बुरी बात है कि ओनली कुछ कि सिर्फ कुछ हुए, चलो ठीक है, हो सकता है आंसर। समबडी वॉज हर्ट, तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं होगी। नोबडी वॉज हर्ट सबसे बढ़िया बात है, एवरीबडी तो वैसे भी गलत हो जाएगा, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी कि भाई बम फट गया सिटी सेंटर में, लेकिन किस्मत से किसी को नुकसान नहीं हुआ, नोबडी वॉज हर्ट। ईच ऑफ द स्कॉलर्स, तो ईच सिंगुलर होता है, तो हमें सिंगुलर वर्ब देखनी है। ईच ऑफ द स्कॉलर्स हैज डन वेल, बी इज द करेक्ट आंसर। हैव प्लूरल है इसलिए गलत हो गया, ईच के साथ सिंगुलर आएगा। शैल विल कंफ्यूज करने के लिए दिए आपको। ही आस्क्ड वेदर आइदर ऑफ द ब्रदर्स, तो आइदर भी कैसा, ये ब्रदर्स के हिसाब से नहीं लगेगा, ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ये है ना, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो ये सब्जेक्ट है आइदर, और ये सिंगुलर है तो सिंगुलर आएगा, तो वर नहीं आएगा, आर नहीं आएगा, वॉज आ सकता है, हैव भी प्लूरल है, वॉज एट होम, ऐसे कर देंगे, एलिमिनेशन से खत्म है क्वेश्चन। आपने देखा आइदर सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब ढूंढ ली, क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट, वन कैन नॉट बी टू केयरफुल ऑफ, तो वन के साथ भाई वन ही आता है, हिज नहीं आता, देयर नहीं आता, ठीक है, तो वेदर तो वैसे भी इररिलेवेंट है, डी इज द करेक्ट आंसर। तो प्रोनाउन की क्लास में पढ़ाया था वन के साथ वंस गुड नेम, अगर ही होता तो हिज आता, दे होता तो देयर आता। द एप्लीकेंट इज द नेटिव ऑफ दिस कंट्री, सो ही हैज द राइट
टू वोट, राइट टू वोट तो गली का कुत्ता कुत्ता जानता है, ये मैं बताऊंगा क्या, एक्सप्लेन करूंगा, ये क्वेश्चन दे क्यों दिया इन्होंने। राइट टू वोट, राइट टू वोट, राइट टू वोट। नो सूनर, नो सूनर के साथ क्या आता है, देन, ढूंढ लो, ये रहा देन, तो बट काट दो, देयरफॉर धेंस काट दो, बस कहानी खत्म। पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, कंजंक्शन में 125 बार पढ़ाया है। फॉर्चुनेटली द न्यूज, तो ना द न्यूज सिंगुलर होता है, तो वॉज हो सकता है, वरंट नहीं हो सकता। द न्यूज कुडिंट एज बैड, कुडिंट एज बैड कोई मतलब ही नहीं है, कुडिंट नहीं हो पाई इतनी बैड जितनी हमने सोची थी, क्या बात हुई है। हैपेंड विद एज बैड एज वी एक्सपेक्टेड, गलत, तो ये सही है, वॉजेंट, इतनी बैड नहीं थी जितनी हमने एक्सपेक्ट की थी, हमें लगा था बहुत लोग मरे पर कोई मरा ही नहीं है। When I was on holiday, जब मैं हॉलीडे पे था, माई होल लगेज वर, तो लगेज के साथ वर नहीं आता भाई, लगेज के साथ वॉज आता है, वॉज आता है, वॉज आता है, फंस गए यहां तो हम। माई पार्ट लगेज, पार्ट लगेज क्या हुआ, अ पार्ट ऑफ माई लगेज आप कह सकते थे, ऑल माई लगेज कह सकते हैं, ऑल माई लगेज वॉज स्टोलन। माई सम लगेज नहीं होता, सम ऑफ माई लगेज होता तो हम सोच सकते थे, सम ऑफ माई लगेज होता तो सोच सकते थे, आंसर हो जाएगा सी, ऑल माई लगेज। आई गॉट अप वेरी अर्ली, मैं बड़ी जल्दी उठ गया था, बट जैक गॉट अप मच बिफोर, हो सकता है आंसर, बट जैक गॉट अप इवन बिफोर, इवन बिफोर के आगे बताओगे ना, इवन बिफोर मी ऐसा कुछ, बट जैक गॉट अप अर्लियर टू मी, तो सबसे बढ़िया है ये, यहां पे देखो अर्ली आया और यहां पे कंपैरेटिव डिग्री आई अर्लियर, सो आई गॉट अप अर्ली बट जैक गॉट अप इवन अर्लियर, वो मुझसे भी पहले उठ गया था, मुझसे भी पहले, तो सबसे बढ़िया हो जाएगा इसमें डी, है ना, कंपैरेटिव डिग्री का यूज। अरे भाई सब पैसेज पढ़ लो जरा, ठीक है, मुझे उम्मीद है ये पैसेज आपने पढ़ लिया होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो मुझे रोक के 2 सेकंड के लिए आप पैसेज पढ़ लीजिए और फिर इसके क्वेश्चंस देख लीजिए। What is truth? Said, jesting, pilot and would not stay for an answer, है ना, ये आपने मुझे उम्मीद है पढ़ लिया होगा, इस पर भी नजर डाल लीजिए। इसमें बताया गया है कि भाई झूठ एक ऐसी चीज है ना जिसको तुम बोलोगे ही, झूठ को झूठ के लिए बोलोगे, सच के साथ तुम चल ही नहीं सकते हो, और ये बिल्कुल सच्ची बात है, झूठ तुम बोलोगे, बिना झूठ के नहीं चल सकते हो। सो व्हाट इज द राइटर आइडिया ऑफ ट्रूथ इन द पैराग्राफ, ट्रूथ कैन बी टोल्ड एंड अवॉइडेड कन्वीनियंटली, तो ये कह रहा है कि ट्रूथ को आसानी से बोला भी जा सकता है और अवॉइड भी किया जा सकता है, ये तुम्हारे ऊपर है, ठीक है, दोनों ही चीजें, पर तुम क्यों बोलते हो झूठ आगे देखोगे। वाई डू मैन लव लाइस, जानते हो क्यों, फॉर द सेक ऑफ लाइस ना, उसने कहा है कि हर आदमी झूठ बोलता है, यहाँ पे देखो बताया है मैंने, उसमें भी जो इसका आपको सोल्यूशन मिलेगा उसमें भी गहराई से बताया, देखो, love of the lie itself, one of the later school of Grenian examines matter and it is I stand to think that what should, तो man should love lies, ठीक है, उन्हें मजा आता है, प्लेजर के लिए देखो पोएट झूठ बोलते हैं कह रहा है, एडवांटेज के लिए मर्चेंट झूठ बोलते हैं, ठीक है, तो सब झूठ बोलते हैं झूठ के लिए। नेक्स्ट, विच मेटाफर इज यूज्ड इन द पैसेज टू कंपेयर द वैल्यू ऑफ ट्रूथ एंड लाइस, पर्ल और डायमंड, उसने कहा कि वो पर्ल के जैसा होता है, डायमंड जैसी वैल्यू नहीं होती, डायमंड तक नहीं पहुंच सकता ना, लास्ट पैरा में कहा है, यहां पे आप देखेंगे, ये देखो, विल नॉट राइज टू द प्राइस ऑफ डायमंड, और यहां से इसने बताया कि प्राइस की पर्ल तक तो आ जाएगा लेकिन डायमंड के पैसे पर की वैल्यू तक नहीं पहुंचता। नेक्स्ट, कौन सा लिटरेरी डिवाइस, जब उसने कहा ट्रूथ इज नेकेड, अब नेकेड कौन होता है, इंसान के लिए नेकेड यूज होता है नंगा, तो ट्रूथ को उसने पर्सन बना के यूज किया है, तो ये पर्सोनिफिकेशन है, ट्रूथ इज नेकेड, ठीक है, सच नंगा होता है, तो नंगा इंसान की तरह इसने यूज किया, पर्सोनिफिकेशन कहलाता है। एलिगरी वो होती है जिसमें आपको स्टोरी बता रहे होते हैं सिंबल्स या फिर कैरेक्टर्स के थ्रू, सिंबलिज्म अगेन द सेम थिंग, सिंबल से आप कुछ समझा रहे हैं। पैराडॉक्स इज अ काइंड ऑफ फिगर ऑफ स्पीच, है ना, जिसमें आप आयरनी जैसा पैराडॉक्स होता है, डिफरेंट है आयरनी और पैराडॉक्स, बट वो होता वैसी कटाश ही होता है। what would happen if truth were not mixed with lies, अगर नहीं मिक्स करोगे सच को झूठ से क्या होगा, तो सच कोई जानने कब जाएगा, there would not be any pleasure in the pursuit of truth, सबको सब सच पता है तो मजा नहीं आएगा, ये कह रहा है। अगला देखिए पैसेज,
नेक्स्ट पेज, मुझे पॉज कर दीजिए अगर ज़्यादा टाइम चाहिए तो, वैसे मुझे उम्मीद है कि आपने पढ़ लिया होगा। अकॉर्डिंग टू द ऑथर लीगल लिटरेसी क्या है? नीड्स टू बी इंटरप्रेटेड एंड अंडरस्टूड इन कॉन्सोनेंस विद एलिमेंट्स ऑफ सोशल कस्टम एंड जस्टिस। सोशल कस्टम और जस्टिस के संदर्भ में जानना जरूरी है ना, कि ये क्या कहते हैं, तो दैट इज कॉल्ड लीगल लिटरेसी। कि हर आदमी को इतना तो पता होना चाहिए। तो 16 का आंसर हो गया ए। एज अ सिटीजन वन इज सपोज टू मेक अ बैलेंस बिटवीन द लीगल एस्पेक्ट एंड कल्चरल एग्जिस्टेंट ना, तो यही उसने बताया कि हमें कल्चरल एग्जिस्टेंस में और लीगल एस्पेक्ट्स में एक बैलेंस बना के चलना है। अब पैसेज डील्स इन, अब दूसरा पैसेज हमें क्या बताता है? ये बताता है कि लीगल लिटरेसी कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए पैसेज जरूर पढ़िए और समझने की कोशिश करिएगा। लीगल लिटरेसी कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये पैसेज आपको बताता है। बहुत सीखने को मिलेगा आपको इस पैसेज से। तो अकॉर्डिंग टू द राइटर, डाइवर्स कॉम्बिनेशन प्रोवेस मीन्स a process of combination combining contrasting elements into competent legal mechanism। तो इसने बताया है कि जो डाइवर्स कॉम्बिनेटरी प्रोवेस है, इसका मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस जो कंबाइन करता है, मिक्स करता है अलग अलग एलिमेंट्स एक लीगल मैकेनिज्म में। ठीक है, और आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, Which among the following is closest in the meaning to the word resistance? तो रेजिस्टेंस के क्लोजेस्ट डिफियंस हो जाएगा। कन्फॉर्मिंग का मतलब तो फॉलो होता है, प्रमोशन आप जानते हैं, और लिबरेटिंग का मतलब होता है फ्री करना। तो आंसर सी हो जाएगा। तो ये था भाई हमारा पेपर जो आपने मेरे साथ सॉल्व किया। मुझे उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, मज़ा आया होगा, आपने पैटर्न भी समझा होगा, और 23 को और 24 के पैटर्न को कंपेयर करके आप समझ गए होंगे कि अब पेपर कितना डिफिकल्ट हो गया है। ठीक है, तो मिलता हूं मैं आपसे अपनी अगली क्लास में। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, जिंदगी में ज़रूर उतारते रहिए। लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।